गंदा सा ही केस है। एक टीचर था, यंग टीचर से अबाउट 35-36, राइट, एंड ही वाज अ प्ले बॉय काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी स्मार्ट। तो अंडर कवर इंफॉर्मेशन जो हमें देती है वो 2 मिनट के लिए तो हम हैरान हो जाते हैं। वो अंडर कवर हमें इंफॉर्मेशन देती है कि सर ये जो बंदा है एक स्टूडेंट की माँ के साथ भी इन्वॉल्व है, और स्टूडेंट के साथ भी है। तीनों स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व है, तीनों स्टूडेंट के साथ, और तीनों स्टूडेंट को पता है। बट जब आप ये करते हो, इज इट लीगल? मतलब ये लीगल प्रोफेशन है टू स्पाई ऑन पीपल? अगर आप कोई भी काम हाँ, डिजिटली चेक करते हो, ओके। राइट, वो सारा इलीगल है। क्या गवर्नमेंट भी आपकी सर्विसेज लेती है किसी तरीके के केसेस के लिए? आई सेड 100%। एक केस हमारे पास आया जब 10 दिन रह गए शादी को, और आपस में ये लव मैरिज का केस था। अब हम जब लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है लड़की का एक नहीं 3 आदमी से रिलेशन, अच्छा। और वो जिस लड़के के साथ लिव इन के अंदर है उससे भी एंगेजमेंट कर चुकी है। ओह माय गॉड। अभी लोगों की थोड़ी आंखें खुली हैं ऐसे केस पे, जब स्मृति मंदाना जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत ही शानदार प्लेयर है, उनका और वो पलाश सिंगर, उनका केस बाहर आया, जहाँ पे ऑब्वियसली अभी तक कोई प्रूविंग वो तो है ही नहीं उसमें, पर हमें पता शादी टूटी है और रूमर्स अटैच यही थे कि ही वाज स्लीपिंग अराउंड विद समवन। 100% ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और उसने रेड हैंड उसे पकड़ा है। एंटरटेनमेंट स्पेस में आपके पास कोई जस्ट टेल अस कैसे केसेस आते हैं, बिकॉज इतनी चीजें सुनती है ना हम लोग उनके बारे में कि ये एक्स किसी के साथ, ये इसके साथ, बट दिखते सब परफेक्ट ही हैं। हस्बैंड को वाइफ की परवाह नहीं है, वाइफ को हस्बैंड की परवाह नहीं है। Sad. ओपन रिलेशन, बच्चे हैं, ओपन रिलेशनशिप चल रहा है। पर चीटिंग केसेस में कौन ज्यादा चीट करता है, मेन या विमेन? मैन, ऑलवेज मैन और बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो सर्वे है वो फीमेल्स बोलता है, इधर से तू निकल, उधर से मैं निकलूंगा, होटल ये वाला होगा, रिजॉर्ट ये वाला होगा, कमरा इकट्ठा होगा। इवन फैमिली रेट करती है, कुछ नहीं मिलता। किसी को पता कैसे लगे कि मेरे पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या मेरा रूम बग्ड है, या मेरी कार में कुछ हो रहा है बग्ड है? अक्सर जब हम डिटेक्टिव्स की कहानियाँ सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, एक एड्रेनलिन रश होता है, हमें बहुत ही वो कहते हैं ना कि उत्सुकता होती है कि ये केस कैसे सॉल्व हुआ। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो खुद एक डिटेक्टिव हैं, और अब तो एक डिटेक्टिव कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि 40 साल से वो इस प्रोफेशन में है। और मैंने कोशिश की कि मैं जान सकूं कि एक डिटेक्टिव के दिमाग में क्या चलता है जब वो केस सॉल्व करते हैं, किस तरीके के भयानक, इंटरेस्टिंग या बहुत ही उलझे हुए केसेस उनके पास आते हैं और कैसे वो उनको सॉल्व कर पाते हैं। आइए आज मिलते हैं हमारे गेस्ट से, जो AMX डिटेक्टिव्स के फाउंडर हैं। उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी बेटी है वो भी एक डिटेक्टिव है और एक बहुत फेमस कंपनी चलाती हैं। आइए मिलते हैं बलदेव पुरी जी से और बात करते हैं कैसे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ों को छुपाते हैं और कैसे ये उनको अनफोल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच बलदेव सर, आप समझे क्या में आए हो, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप लोगों को अच्छे से समझाओ कि एक डिटेक्टिव की लाइफ कैसी होती है और वो जब केसेस सॉल्व करने पे आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि किस तरीके के केसेस है, जैसे पहले कैसे केसेस आते थे, अब किस तरीके के केसेस आते हैं आपके पास, थोड़ा वैरायटी बताओ केसेस की। देखो, पहले तो हमारे पास, थैंक यू, सबसे पहले आपने हमें बुलाया, थैंक्स अ लॉट। सेकंड, पहले जो हमारे पास केसेस आते थे वो कॉर्पोरेट केसेस थे, मैट्रिमोनियल तो केसेस ही नहीं थे हमारे पास। अच्छा। कॉर्पोरेट ही केसेस थे, और कॉर्पोरेट केसेस में बहुत कम थे। 1986 से मैं हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, 40 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। अब मेरी सेकंड जनरेशन, मेरी डॉटर इज़ ऑल्सो बिन रनिंग हर ओन कंपनी, तान्यापुरी, तो वो भी अपना कंपनी चला रही है, सब काम कर रही है। नो थिंग इज दिस, उस समय हमारे पास इतने केसेस नहीं आते थे। अगर मैं एवरेजन लगाऊं तो मेरे पास एक 75-100 रुपये, 75-75 से आई स्टार्टेड, राइट। तो एक एवरेजन थी वो 50-100, 125, 150 रुपये होती थी। दैट इज ऑल एट दैट टाइम, राइट। फिर धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बिकॉज यू शुड बी वेरी क्लियर कि बॉस आपके पास किस तरह का काम आएगा, आगे आपके पास क्या काम आ सकता है। क्योंकि उस समय मैं क्लियर था कि ये आने वाले टाइम पे मैट्रिमोनियल सेगमेंट फ्रंट सीट पे आ जाएगा गाड़ी की। आ ही गया। यस, आ गया। तो उस समय हम सोचते थे कि ये आएगा जरूर एक दिन, और वो उसने आना था और वो आ गया, राइट। और उसी से आपको पता चला कि कॉर्पोरेट डाउन हो गया, लेकिन पर्सनल आपका आज भी चल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे लोग इतने अजीब अजीब केसेस के बारे में सुनते हैं,
बट दे डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आप तो उसके बीच में होते हो। तो ऐसा कोई बहुत ही डर्टी, कोई बहुत ही ऐसा मर्की केस जो आपको भी हैरान कर गया हो थोड़ा सा, ऐसा कोई केस की कहानी सुनाओ थोड़ी। देखो डर्टी केसेस तो बहुत होते हैं, राइट। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो डर्टी में आप कौन सा केस डिस्कस करना चाहती हैं, आपके दिमाग में क्या डर्टीपन आ रहा है? नहीं, मैं तो बहुत, जैसे कोई फैमिली इंसेस्ट हो गया, या कहते हैं ना पीडोफाइल्स, बच्चे इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में, या कोई मेंटोर टीचर का कोई रिलेशनशिप ऐसा निकल आया, वो भी बड़ा अजीब हो, मतलब जो ऐसे बंदा सोच ही नहीं सकता, अच्छा ये भी होता है आजकल की इस दुनिया में। बहुत एक, अगर आप इसको गंदा मानते हो तो मैं आपको बयान करता हूँ कि एक बहुत गंदा सा ही केस है। एक टीचर था, यंग टीचर से अबाउट 35-36, राइट, एंड ही वाज अ प्ले बॉय काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा, स्मार्ट लुकिंग, गोरा चिट्टा, बॉडी बिल्डर, अच्छा पतला, सही बंदा, सही था। उसका एक पैटर्न हमने एनालाइज किया। एक लेडी हमारे पास आती है, राइट, वो हमारे पास आई और वो हमें बोलती है कि मैं इस टीचर की वाइफ हूँ, मुझे इसकी जो है सर्विलेंस करानी है। अच्छा। तो अब जो आदमी हमारे पास आया है वो सीधा हमसे कोई चीज़ मांग रहा है, तो नेचुरली है हमें थोड़ा सा तो एक झटका लगता है कि ये आदमी हमसे सीधा सर्विलेंस क्यों मांग रहा है, अपना केस तो बयान कर नहीं रहा और हमसे सर्विलेंस मांग रहा है। तो भाई तुम्हारा केस क्या है हमें बताओ। तो वो हमें बताती है कि ऐसे ऐसे माई हस्बैंड इज़ नॉट गुड ऑन द बेड नाउ ए डेज, ठीक है कि नहीं, और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफेयर होगा, तो आप इसकी सर्विलेंस करो तभी पता चलेगा। ठीक है। जब एक वर्ड, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड हमारे सामने आता है जो एक हमारी कम्युनिटी ही ज़्यादा बोलती है, जिसे सर्विलेंस वर्ड है, तो हम हैरान होते हैं कि ये बंदा कैसे बोल रहा है। क्योंकि वो बोलेगा एक्टिविटी वॉच कर दो, वो बोलेगा फॉलो अप कर पीछा दो, कर लो। पीछा कर दो, ठीक है, रेकी कर लो, वो सर्विलेंस वर्ड बोल रहा है। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा, तो इसका मतलब शी इज़ एजुकेटेड, शी इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत सुंदर औरत थी, कोई ऐसा नहीं था। कोई नहीं जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हम केस सारा समझ लेते हैं, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक पैटर्न है कि वो जो है बंदा लड़कियों को कोचिंग देता है आफ्टर स्कूल, ओके। राइट। अब उसके बैच में 3 लड़कियां हैं। अब हम 3 लड़कियों को जब एनालाइज करते हैं तो हम पकड़ते हैं ये तीनों लड़कियां सिंगल चाइल्ड है, अच्छा। और ये तीनों लड़कियां, राइट, सिंगल मदर, उनके फादर नहीं है, ओके। राइट, फादर के साथ या तो वो है नहीं या उनका डिवोर्स हो गया, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर कवर को अपॉइंट करते हैं। जब हम अंडर कवर को अपॉइंट करते हैं और वो सारी चीज़ें चलती हैं, तो अंडर कवर इन्फॉर्मेशन जो हमें देती है वो 2 मिनट के लिए तो हम हैरान हो जाते हैं, राइट। वो अंडर कवर हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि सर ये जो बंदा है, राइट, एक स्टूडेंट की माँ के साथ भी इन्वॉल्व है, अच्छा, और स्टूडेंट के साथ भी है? स्टूडेंट के साथ भी इन्वॉल्व, ओह। तीनों स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व है, तीनों स्टूडेंट के साथ, और तीनों स्टूडेंट को पता है, अच्छा। तीनों स्टूडेंट को पता है, और उसमें से एक स्टूडेंट की माँ के साथ भी इन्वॉल्व है, ओके। राइट। अब 2 मिनट तो हम सकते में आते हैं, हाँ। कोई बात नहीं, हम कहते हैं चलो प्रूफ इकट्ठे करो, प्रूफ सारे इकट्ठे करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्लाइंट को बुलाते हैं अपने ऑफिस के अंदर। हाँ। अब क्लाइंट को जब देखते हैं तो शी इज़ वेरी कंपोज, वेरी काम, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब बीइंग अ डिटेक्टिव मुझे सोच में पड़ता है कि यार एक बीवी जिसको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड किसी कहीं इन्वॉल्व होगा, जब उसके पास कोई प्रूफ रखे जाएंगे तो वो खुशी होगी, वो थैंक यू बोलेगी, ठीक है कि नहीं, वो आगे का अपनी रणनीति बताएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कस करेगी। काम बैठी हुई है, कंपोज है, कोई नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू मिस्टर पुरी, नाइस, कैन आई स्पीक विद द किड्स के मदर्स के साथ मैं बात कर सकती हूँ? मैं कहती दिस इज़ योर कॉल, दिस इज़ योर कॉल, आप करिए अगर आपके पास है, मेरे पास तो कोई डिटेल है नहीं उनकी, मेरे पास तो उनके एड्रेसेस हैं जो हमने निकाले हैं। आपको कहता है नहीं मेरे पास नंबर है, मैं अपने आप बात करती हूँ। वो कहती है मुझे आपके 2 घंटे के बाद आपसे फिर एक मीटिंग चाहिए। अच्छा। मैंने कहा आपका केस तो ख़त्म हो गया, अब मैं दूसरों के साथ मीटिंग क्यों करूँगा, ठीक है कि नहीं। कहते नहीं ये कुछ डिस्कशंस हैं, ठीक है कि नहीं, ये काम बहुत ज़रूरी है, मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। मैं कहा मेरे सामने करना चाहते हो, कर लो कोई बात नहीं। जब उनसे डिस्कस करते हैं सारे, वहाँ पर
जब वो तीनों मदर्स आती हैं, क्लाइंट बैठती है, 2 घंटे के बाद मेरे ऑफिस पे दोबारा आते हैं, तो वो मदर जिसकी लड़की इन्वॉल्व थी और जो खुद भी इन्वॉल्व थी, उसे ये नहीं पता था कि मेरी लड़की के साथ भी ये सेक्स कर रहा है, अच्छा। मेरी लड़की भी इसके साथ इन्वॉल्व है। हम्म। जब उसे वो पता चलता है तो फ़ोन उठा के तो वहीं पर माँ बहन की गालियाँ देनी स्टार्ट कर देती है उसको, राइट। और उसे बोलती है तू इधर आ, मैं तेरे को बताती हूँ। केसेस होते हैं, केसेस डलते हैं उसके ऊपर। एक 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ तुम ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो, राइट। और नेचुरली है। अब मज़ेदार बात, अच्छा, वो और भी है? एक और चीज़ निकलती है। अब बातें करते करते जब हम बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सारे, वो जो उसकी माँ है लड़की की, जो इन्वॉल्व थी और जिसकी लड़की भी थी, वो बाकी 2 लड़कियां भी इन्वॉल्व थी, लेकिन जो उसकी माँ है वो उसे बोलती है तू भी तो एक टाइम पे स्टूडेंट थी। उसकी वाइफ को बोलती उसकी है? वाइफ को बोलती है अच्छा। तू प्रेग्नेंट हो गई तो तेरे से शादी कर ली उसने और तूने जबरदस्ती की। अच्छा। तो इसका मतलब वो पहले से जानती थी उसको। ओह माय गॉड। ओके। वो हम हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है, जबकि क्लाइंट ने हमें ये चीज़ नहीं बताई थी, राइट। क्लाइंट ने हमें ये चीज़ नहीं बताई थी कि मैं भी एक टाइम पे उसकी स्टूडेंट थी, उसका ये कोई पैटर्न हो सकता है, कोई उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई हमें स्टोरी नहीं बताई थी, राइट। तो वो उस लेडी ने बताया तो वो चुप हो जाती है एकदम, ठीक है कि नहीं। वो तो हमें कहता है ये क्या हुआ। तो ये बाउंसर पे बाउंसर्स आते हैं हमारे पास उस दिन। तो बट इट्स अ लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके ऊपर केसेस चलते हैं, अरेस्ट होता है, सब कुछ है, एंड एवरीथिंग। माय गॉड, व्हाट अ केस। This is a very dirty case, I tell you, Right. because everyone is involved and everyone is knowing about that. Even the lady who was involved, she was not knowing about that. My kid has also been involved with that person. But at least his wife, right? She was pregnant and उसको उसने मजबूर किया, तो उसने शादी कर ले। नहीं तो करता ही ना। That is also तो been वो there. भी बेचारी अगर शादी नहीं होती तो उसकी भी जिंदगी। अभी भी पता उसने नहीं जो नहीं, अभी भी उसने कोई डिवोर्स फाइल नहीं किया हुआ था। जब उसने उसको अरेस्ट भी हुए वो बंदे, उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया उसके साथ। पता नहीं क्या सोच रही होगी। आई डोंट नो। बट जब आप ये करते हो, इज इट लीगल? मतलब ये लीगल प्रोफेशन है टू स्पाई ऑन पीपल? यस, इट इज़ लीगल। अच्छा। अगर ये लीगल ना होता तो जीएसटी में कैसे हमारी रजिस्ट्रेशन होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी आरओसी और इनकम टैक्स की रिटर्न्स क्यों जाती, तो हमारी कुछ तो- पी लिमिटेड कंपनी क्यों बनती। पर कुछ तो लाइन होगी, ग्रे लाइन के, यार ये अलाउड है, ये नहीं है। यस, अगर आप कोई भी काम हाँ। डिजिटली चेक करते हो, ओके। राइट, वो सारा इलीगल है। बट डिजिटली चेक? डिजिटल चेक मीन्स किसी का कॉल रिकॉर्ड निकालते हो, किसी की आईटीआर निकालते हो, किसी की बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, किसी की लोकेशंस निकालते हो, किसी का कोई भी डाटा इस तरह का निकालते हो, वो प्रिवेसी के अगेंस्ट आता है। उसमें आईटी सेक्शंस भी आते हैं, प्रिवेसी का। सेकंड, आप किसी की इंडिविजुअल फोटो ले लेते हो, ओके। दैट इज ऑल्सो नॉनसेंस, राइट, बिकॉज दैट इज इलीगल। आप किसी बच्चे की फोटो खींच लो या किसी लेडी की फोटो खींच लो, वो ऑब्जेक्शनेबल है। आप उसकी ऐसे फोटो नहीं ले सकते। हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल थिन ऑफ लाइन एरर बिटवीन गैप, नॉट एरर, गैप बिटवीन यू सी स्टॉकिंग एंड सर्विलेंस, समझ गए। right? Stalking, we are not doing any stalking, we are doing only surveillance. And surveillance B we can only do when we get a letter of authority. Now the question is, who can give us a letter of authority, right? कौन देता है? Any Tom, Dick and Harry cannot give us a letter of authority. The person who is a relationship with an individual, you can take a letter of authority from नहीं, that guy, जैसे- right? जैसे फादर से ले सकते हो, ठीक है। जैसे हस्बैंड से ले सकते हो, जैसे वाइफ से ले सकते हो, राइट, जैसे ब्रदर सिस्टर से ले सकते हो, राइट। अगर वो अनमैरिड है जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैरिड है तो हस्बैंड करेगा या फादर करेगा। वो कैसे देंगे? वो देते हैं लेटर ऑफ अथॉरिटी? लेटर ऑफ अथॉरिटी आती है। लेटर ऑफ अथॉरिटी में लिखा जाता है कि भाई हम स्टॉकिंग नहीं करा रहे, हमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं चाहिए। पर वो तो बता देंगे अपनी बीवी को कि आप, तेरी सर्विलेंस हो रही है या कुछ हो रहा है। अगर आप, जैसे अगर मेरे पे आप करते सर्विलेंस, लेट से आपको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी मेरा हस्बैंड देता, पर वो मुझे बता देगा कि तेरे क्यों को। बताएगा? फिर वो इन्वेस्टिगेशन क्या करा रहा है, वो अच्छा, हमारे अगर पास आया सेम क्यों है, सेम पे करा रहा है, समझ वो हमें किस लिए, हमारे पास क्या अथॉरिटी है, नहीं। हम किसी को फॉलो कैसे कर सकते हैं? हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते। हम, आपका हस्बैंड अगर हमारे पास आता है और वो कहता है कि मेरी वाइफ को आप फॉलो करो, ठीक है कि नहीं, तो हम उससे पूछते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या है, व्हाई यू वांट दैट योर वाइफ शुड बी फॉलोड, समझ। राइट। आप क्यों चाहते हो, क्या कारण है? क्या वो आपको टाइम नहीं दे रही है? क्या वो अपनी बहुत ज़्यादा सीक्रेसी यूज़ कर रही है? कहाँ कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं?
राइट क्या सिर्फ घर के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, घर के बाहर भी आ रहे हैं? क्या बेड पे इशू आ रहे हैं, उसके अलावा भी इश्यूज आ रहे हैं? कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए ही हम सारे काम करते हैं, Understood. क्योंकि रेड फ्लैग्स तो हमें क्लाइंट से ही पता चलते हैं और लेटर ऑफ अथॉरिटी उसी से ली जाती है जिसका उससे डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपने कहा कि कॉर्पोरेट केसेस भी आते हैं, आपने शुरू से की थी, ऑब्वियसली मैरिटल पर्सनल केसेस आपके बहुत बढ़ गए। क्या गवर्नमेंट भी आपकी सर्विसेज लेती है किसी तरीके के केसेस के लिए? आई सेड 100%। 100% लेती है? 100% लेती है। वाह, अच्छा। ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स जो इतने पुराने हैं वो 100% गवर्नमेंट्स को सर्व करते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी और टूल्स का पार्ट हैं। और आप बताओगे कैसे नॉट पार्ट एट है? ऑल जी, क्वेश्चन डजंट राइज। समझ गई। ठीक है कि नहीं, ये हमारा और उनका लिंकअप है। बिल्कुल। राइट हम अपने क्लाइंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, कोई अगर मैं केस भी आपके पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रहा हूं, राइट, ये मैंने या तो अप्रूवल ले रखी है क्लाइंट से, लेकिन अप्रूवल ले रखी है ना उनका नाम आएगा, ना उनकी सिटी आएगी, ना उनका जेंडर आएगा, अंडरस्टूड। हर चीज चेंज होगी, लेकिन मैं केस आपको बताऊंगा। केस समझ आ जाएगा ना? केस समझ आ जाएगा, लेकिन केस बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, आपने कहा कि रिलेशनशिप बेस्ड सर्विलेंस बहुत बढ़ गई है, तो कितने परसेंटेज आपके प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन केसेस आते हैं? अराउंड 65 से 70%। कितने ज़्यादा आने लग गए हैं? और कोई आप केस से समझा सकते हो कि अरेंज वर्सेस लव मैरिज की अगर प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन हो तो किस तरह के केसेस होते हैं? कैसे आप मतलब क्या तरह की क्वेरीज आती हैं उसमें? देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बोला अरेंज और लव मैरिज। लव मैरिज में तो ग्रूम और ब्राइड ने आपस में एक दूसरे को पसंद किया, उनके साथ घूमे फिरे, उनके रिलेशंस को चेक किया, आपस में देखा, लेकिन फैमिली को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन होती है। ना तो फैमिली को उस लड़के या लड़की के बारे में पता होता है जिससे उनके बच्चे की शादी हो रही है, ना उनको उनकी फैमिली के बारे में पता होता है। ट्रू। तो वो हमारे पास आते हैं इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन करो। तो कोई ऐसा केस जहाँ पे आपने की हो और पता चले बाप रे बाप कुछ निकला है बहुत बड़ा, शादी आपसे बचाई हो, रुकवाई हो, ऐसे देखो, केस? शादी तो हमने बड़ी दफ़ा बचाई है, राइट, बहुत दफ़ा बचाई है, लेकिन एक केस हमारे पास आया जब 10 दिन रह गए शादी को, ओके, और आपस में ये लव मैरिज का केस था, और ये इस सिटी का भी नहीं है, ये बेंगलोर का केस था, ओके। राइट। उसमें लड़की जो है लिव इन में किसी के साथ रहती थी जो लड़के को नहीं पता था, अच्छा, किसी और के साथ? किसी और के साथ रहती थी। और इसकी 10 साल पहले, सॉरी 10 दिन पहले हमारे पास केस आता है। ओके। जब 10 दिन पहले हमारे पास केस आता है तो हम 2 मिनट के लिए तो हैरान होते हैं, हम कहते हैं 10 दिन में हम क्या कर लेंगे। ठीक है। इट इज़ नॉट, बिकॉज 10 days आर वेरी 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 शॉर्ट पीरियड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। बिकॉज इन द इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू गिव सम टाइम। ठीक है कि नहीं, वो कहते हैं ना, बच्चा भी जब पैदा होता है तो माँ को 7 महीने मिनिमम और 9 महीने रखना पड़ता है, तब जाके बाहर आता है। बिल्कुल। इट इज़ नॉट लाइक दैट, उससे पहले तो सब चीज़ अधूरी होगी। उसी तरह से सेम चीज़ इन्वेस्टिगेशन में अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। हमने उसे बोला कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सर्विलेंस भी करते हैं, साथ में कुछ इंक्वायरीज भी करते हैं, हमें पता चल जाएगा। जब हमने उसकी सर्विलेंस स्टार्ट की, जब हमने उसकी इंक्वायरीज की, वो बंदा आज तक उसके घर ही नहीं गया था जहाँ वो लड़की रहती थी। अच्छा। ये बाहर ही मिलते थे, राइट, और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे पीरियड से जानते हैं, ठीक है। राइट, और अब शादी कर रहे हैं। जब हमारे पास जब केस आता है तो हम जब लड़का भी इन्वॉल्व हो जाता है, लड़का कहता है चलो कर लो, आप मिलेगा तो कुछ नहीं, आई एम तो रेडी विद दैट लेडी, हमें तो कोई, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स को है तो आप कर लो, फैमिली की भी इन्वेस्टिगेशन कर लो। इसकी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो बाहर की है, बाहर मीन्स नॉट ऑफ अ सिटी, राइट, वो अर्बन से है। ओके, सो वी डू इन्वेस्टिगेशन ओवर देयर, वी फाउंड देम कि दे आर वेरी जेन्युइन फैमिली, इट इज़ नॉट दैट। अब हम जब लड़की की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है लड़की का एक नहीं 3 आदमियों से रिलेशन है। अच्छा। यस, और वो जिस लड़के के साथ लिव इन के अंदर है उससे भी एंगेजमेंट कर चुकी है, ओह माय गॉड। उससे भी एंगेजमेंट कर चुकी है, ओके। राइट। अब उसका फिर वही मैं कहता हूँ ना, जब तक आप किसी का पैटर्न एनालाइज नहीं करते तब तक आप समझ नहीं पाओगे क्या कहानी है। जब हम उस बंदे से अपने अंडर कवर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इमिजिएटली, वो भी एक लड़की होती है, राइट, जो उस लड़के के साथ इन्वॉल्व होती है, तो लड़का बोलता है कि भाई बड़ी, उसको पता नहीं होता ये सारी चीज़ों के बारे में, जो लिव इन रिलेशनशिप में जा रहा है, राइट। ये चूज कर रही है लड़की कि अब मेरे को शादी, इसके कार्ड बन चुके हैं, लोग आ गए हैं, सब कुछ है, और ये बंदी ने अभी तक उस बंदे को बताया भी नहीं है, उससे गिफ्ट भी ले लिया एक्सपेंसिव, उससे सब कुछ ले लिया, वही पैसे दे रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, उसकी गाड़ी भी यूज कर रही है, मजेदार बात, राइट, एंड एवरीथिंग बिन ओवर देयर।
तो सिस्टम है सारा का सारा। जब हमने वो सारा का सारा समझाया फैमिली को और लड़के को, सारे विद प्रूफ दिए, और उसकी हमने सारी चीज़ें समझाई लड़के की भी, तो वहाँ तो केस हमने फैमिली को भी बचा लिया। नहीं तो शादी हो जाती तो गड़बड़ होती। ये तो माँ बाप ने एक हाथ डाला और लड़के ने उसको, लड़का जनरली क्या होता है कि एक बारी जब किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हो और आप चाहते हो कि नहीं यही मेरा पार्टनर बने, वो लड़की हो या लड़का हो, तो उस केसेस पे वो उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना पड़ता। वो कहते हैं सिर्फ फैमिली की कर लो। फैमिली तो बहुत बढ़िया फैमिली थी, शादी तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब लड़की के यहाँ पर ऐसे ट्रेड्स देखे, जब लड़की के ऐसा स्टाइल देखा, तो लड़की ने तो बोल दिया कि ये पैसे वाला ज़्यादा था इसलिए मैं शादी कर रही थी। ओह माय गॉड, दैट इज द थिंग। एंड हाउ ब्लंट और इतने ओपन अबाउट इट। ओपन, जब सारे केस खुल, पहले तो वो डिनायल मोड पे थी ना। ऑफ कोर्स। Every person, when they investigate, I always say about that, if you have come to validate something from me, I'm say sorry, I'm not a person who has to validate your thoughts. I have to give you the truth. आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा। अगर इफ यू एग्री, जो मेरी सच्चाई है इस केस की, उसको आप मानोगे तब तो बेस्ट है, नहीं मानोगे तो दिस इज योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप देखिए उसको कैसे आपने पेश करना है, दैट इज ऑल। तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं बिफोर मैरिज? मतलब क्या पीपल कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, मनी ज़्यादा देखते हैं, क्या माइंडसेट होता है लोगों दोनों का? ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मैंने ना बहुत मैंने ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ पे लोग कैरेक्टर को फिर भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, मनी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। आजकल जो है पैसा एक ऐसी चीज है जो पैसा बोलता है, राइट? आजकल पैसा बोलता है, क्योंकि दो अल्फा घर में घूम रहे हैं। राइट। दैट इज ऑल्सो बिन देयर। एक 5 लाख रुपए कमा रही है, एक 5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है? अब उस केस के अंदर आप क्या करोगे? दोनों ही अपने आप को सरदार समझते हैं, सुपर समझते हैं और इंटेलिजेंट समझते हैं। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर ट्रस्ट लेवल नहीं होता, यहाँ पर स्पेस नहीं दी जाती, यहाँ पर प्यार नहीं आता। यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम्स। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ऑन एनी रिलेशनशिप। शादी करो ही मत, मैं बोलता हूँ। डोंट कम टू द इन्वेस्टिगेशन कंपनी टू गेट इन्वेस्टिगेशन डन फॉर योर स्पाउस, राइट, और योर ब्राइड और योर ग्रूम। डोंट कम टू अस इफ यू वांट दैट। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप अपना कमिटमेंट लेवल पहले चेक कर लो, दोनों बैठ के, कि आपका कितना कमिटमेंट लेवल है, आप कितना टाइम एक दूसरे को दोगे, आप क्या क्या काम करोगे, कितनी स्पेस दोगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन ओवर देयर विच नोबडी डज केयर अबाउट एनीथिंग। हो सकता है दर्शक मेरी बात से सहमत हो, कोई दर्शक मेरी बात को मेरी क्रिटिसाइज करे, नो प्रॉब्लम, बट आई ऑलवेज से अबाउट दैट, आप किसी भी रिलेशनशिप में बनने के लिए जा रहे हो, फैमिली को अंडरस्टैंड करो। लड़के या लड़की से ज़्यादा उसकी फैमिली कैसे है, क्योंकि संस्कार आपको फैमिली से मिलते हैं। ये नहीं है कि एक 60 साल का बुड्ढा बोल रहा है। इट इज़ अ रियलिटी विच आई एम टेलिंग यू नाउ ए डेज, अदरवाइज डोंट गेट मैरी। अब जैसे मैंने आपने इतना ये केस बताया, वो लिव इन भी कर रही थी, शादी भी कर रही थी। अभी लोगों की थोड़ी आंखें खुली हैं ऐसे केस पे, जब स्मृति मंदाना जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनका और वो पलाश जो सिंगर, उनका केस बाहर आया, जहाँ पे ऑब्वियसली अभी तक कोई प्रूविंग वो तो है ही नहीं उसमें, पर हमें पता है शादी टूटी है, और र्यूमर्स अटैच यही थे कि ही वाज स्लीपिंग अराउंड विद समवन, और शादी के एक दिन पहले भी शायद कर रहा था। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मतलब ऐसे ये केस में एक्चुअली क्या हुआ होगा, या कैसे ये एकदम इमीडिएटली शादी तोड़ने तक बात पहुंची, तो कितना एक्सेसिव हुआ होगा कुछ ना कुछ? देखो, ये बहुत ना सैड होता है, राइट? ये बहुत दुखदाई होता है जब आप 1-2 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले आप शादी तोड़ देते हो, राइट? लेकिन वो ट्रुथ है जो आपने किया, राइट? अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको रंजिश होगी, आपको ये होगा कि यार क्या यार, मैं कर ही नहीं पाई, मैंने कर ही नहीं पाया। अगर मैं उस समय ये डिसीजन ले लेता तो सबसे बेस्ट होता। अंदर ही अंदर मलाल होगा, अंदर ही अंदर दुख होगा कि मैंने क्यों नहीं लिया। आई एम विद द लेडी ऑनेस्टली, ठीक है कि नहीं? 100% ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और उसने रेड हैंड उसे पकड़ा है, और उसके पास उसकी फोटोग्राफ्स भी होंगी, तभी ये काम हुआ है, अदरवाइज ये काम ही नहीं होता। दैट इज़ द थिंग। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप किसी को सीधा नहीं देख लेते, ठीक है कि नहीं? बॉलीवुड में भी ऐसे बड़े स्टार्स हैं, राइट, जिनकी इतने अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स थे,
और उन्होंने एकदम दूसरे को छोड़ दिया, बाय बाय कर दिया। अब ये रिलेशनशिप क्यों नहीं है? ये तो इतना बड़ा स्टार है, ये तो इतनी बड़ी स्टार है, राइट? अब इनके रिलेशनशिप क्यों नहीं है? उन्होंने भी कुछ देखा होगा, उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट। एक्चुअली क्या है कि एक टाइम से पहले अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बन गए, तुम उससे पहले क्या कर रहे थे दूसरे को नहीं परवाह, श्योर, राइट? कि उससे पहले तुम कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो, तुम क्या कर चुके हो, तुमने आपस में सारा बयान कर दिया एक दूसरे को। लेकिन जब तुम एक के साथ कमिटमेंट लेवल तुम्हारी बन गई, तो भाई कमिटमेंट लेवल को ऑनर तो करो। इफ यू विल नॉट ऑनर योर ओन कमिटमेंट, सो व्हाट काइंड ऑफ द पर्सनालिटी यू हैव? दैट टू अभी अगर केस देखा जाए, फॉर गर्ल हु इज सो स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे प्रोफेशन में है, इतनी फेमस है, तो वो आई थिंक ये शिट क्यों लेगी? नहीं, कोई भी नहीं लेगा। मैं तो कह रहा हूँ, आई एम हैट्स ऑफ टू हर। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी नहीं लेगा। ये तो मैं उसको एक मुबारकबाद देता हूँ। वो सोचता हूँ कि यस, लड़कियों को समझना चाहिए, उससे प्रेरित होना चाहिए, और लड़कों को भी होना चाहिए। हाँ। कि भाई जहां तुम्हें गलत लगे, रेड फ्लैग्स जहां तुम्हें नजर आ जाए, तुम वॉकआउट कर जाओ, ज्यादा बेटर है। सारी जिंदगी पछताने से कुछ नहीं होगा। उस समय तुम सारी जिंदगी रिग्रेट फील करते रहोगे। फिर एक दिमाग में, जैसे मैंने बोला, रंजिश रखोगे तुम अपने से, यार मैं इससे कैसे बदला लूं, क्या करूं, तो दैट इज ऑल नॉनसेंस। पर अब वो लड़का रिग्रेट कर रहा तो क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। अब वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब क्या होना है? व्हाट इज दिस? व्हाई ही हैज डन इट? मैं इफ तो ही हैज सुना नॉट डन इट, देन प्रूव इट। देन प्रूव इट, राइट? एक आदमी को प्रूव करने की क्यों जरूरत पड़ती है? मैं तो सुना था कि उसके जैसे आपने कहा था ना कि उसके रेडियस के अराउंड भी वो नहीं दिखना चाहिए। यस, फॉरेन में तो लॉ है। फॉरेन में तो लॉ है कि आप अगर किसी से, वो मैरिटल का है, अच्छा, पोस्ट मैरिटल का है, आपका बच्चा है या लड़की है, आप उस रेडियस में, BRB है समथिंग लाइक दिस, सो आप उस रेडियस में भी नज़र नहीं आने चाहिए। अगर आप उस रेडियस में आते हो नज़र, और आप कुछ भी करते हो, तो अगर वो लड़की या लड़का इन्फॉर्म कर, लड़की करती है, लड़की इन्फॉर्म कर देती है, तो पुलिस उठा के ले जाती है उसे। एंड दिस इज एब्सोल्युटली लीगल कि आप उस लड़की को तंग नहीं कर सकते, उसके आसपास नहीं जा सकते। इंडिया के अंदर भी वो लॉ स्टार्ट होना चाहिए। इंडिया इतनी फेवर करता है फीमेल्स को, इतनी फेवर करता है फीमेल्स को, एक ये भी लॉ बनना चाहिए जिसमें एक बारी तुम्हारी एक दूसरे से डिस्टेंस हो गया, राइट? तुमने एक बारी कह दिया थैंक यू, राइट, आफ्टर मैरिज, देन द पर्सन शुड नॉट बी फाउंड दिस मैनी ईयर्स, दिस मैनी डेज, उसके एंड इतने दिस मेनी रेडियस किलोमीटर्स। ये होना चाहिए। तो जब आपके जैसे बायोडेटाज एक्सचेंज होते हैं लोगों में, तो ये कितने एग्जैजरेटेड और फेक होते हैं? 60 से 70%। तो एनी बायोडेटा स्टेट का वाज लॉजिक ही क्या है? 50-55%, अब तो साले 60 से 70% होते हैं। तो बायोडेटा पे इतना लोग इतना पागल क्यों होते हैं? इतना लॉजिक क्या है बायोडेटा मांगने का? आई डोंट नो व्हाई डू इट। बेसिकली क्या होता है कि देयर इज अ मैट्रिमोनियल, यू सी वेबसाइट्स आर ओवर देयर, राइट? फ्यू लाइक कंपनीज आर देयर हाँ, हु आर बीन matrimonial. मैट्रिमोनियल, ऑनलाइन है, फ्यूज हु आर ऑफलाइन, राइट? तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि तुम ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, तुम इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले एक बारी एक दूसरे को समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, और अपना कमिटमेंट लेवल बता दो, और आप किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करोगे ये भी बता दो। एक्चुअली एक्चुअली क्या, हिंदुस्तान के अंदर ना, ऑनेस्टली, मेरी बात से बहुत आपके ऑडियंस भी नाराज होंगे, राइट? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अब करके तो देखो। मुझे आपने लगता है सोचा था एक टाइम के बाद गोल्ड की प्राइस इतनी हो जाएगी, आपने सोचा था कि फीमेल्स को इतनी पावर्स मिल जाएंगी, आपने सोचा था फीमेल्स आपसे भी आगे निकल जाएंगी, आपने सोचा था इंडियन क्रिकेट टीम जो फीमेल्स की वर्ल्ड कप जीत जाएगी, आपने सोचा था। क्यों आप छोटा लेते हो किसी भी चीज़ को? अब करके तो देखो, अब स्टार्ट तो करो, तभी आपको पता चलेगा ना। आज चिप्स जो बनने स्टार्ट हुए थे, चिप्स तो लेडीज़ घर पे भी बनाती थी, हमारी माएँ भी बनाती थी, सब करती थी, वो सुखाती थी, सब कुछ करती थी। अंकल चिप्स, बाद दूसरी कंपनीज आ गई, जब वो आ गई उन्होंने मशीनें लगा दी, बिकने स्टार्ट हो गए। काजू से महंगे चिप्स मिलते हैं आज की डेट के अंदर, आप एनालाइज करो, राइट? तो वो बिकने स्टार्ट हो गए ना मार्केट के अंदर, बिकती है हर चीज़। अगर आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर दोगे, सिर्फ साथ में पीना, राइट, साथ में स्मोक करना, राइट, दूसरे को अंडरस्टैंड करना इज नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट।
आपको समझना चाहिए। हाँ, आपको कुछ और चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आई लेट यू। अच्छा, मुझे लगता है सर प्रॉब्लम पता है क्या है, ना लोग इतनी पेशेंस है आजकल लोगों में, है ही नहीं। ना वो इतना टाइम देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। फन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने साथ घूम लिया, उसके दोस्त कैसे, मेरे दोस्त कैसे हैं, दोनों को अच्छा लगा, पार्टी कर ली। गाड़ी कौन सी है, हाँ, पहनती obviously, कैसे है, ये पहनता क्रेडें कैसे है, हाँ, कितने क्लब्स की ये मेंबरशिप शो है, ऑफ कहाँ का लेके क्रेडेंशियल्स जाता है, कहाँ का लेके जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और झूठ बोलना सबको आ गया। देखो, इंसान जब तक आदमी ये कमिटमेंट नहीं करता कि अपने आप से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आदमी खुद से झूठ बोलता है तो दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेगा, बहुत मुश्किल दूसरे है से क्या एक्सपेक्ट ये करेगा? तो बहुत मुश्किल है। दैट इज रॉन्ग ना, दैट इज नॉनसेंस। आप सही बोलना सीखो ना, आप सच को सच और ना को नो बोलो। मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं, आई टेल यू ऑनेस्टली स्मृति, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं साहब आप जितना मर्जी पैसा ले लो, मेरा ये काम कर दो। हम कहते हैं नो। मैं ऑलवेज आई टेल एवरी इन्वेस्टिगेशन कंपनी ओनर्स, आई ऑलवेज से दैट ट्राई टू से नो। तो आप किन केसेस को नो कहते हो सर, मॉरल ग्राउंड्स पे अगर जैसे केसेस होते हैं? डिजिटली, ऑल डिजिटल्स, और जिसमें सक्सेस रेशो बहुत कम होती है, जिसमें होती नहीं है। अब सर्वेलेंस करनी है, गाड़ी है नहीं, वो रहती है अपार्टमेंट के अंदर, या रहता है अपार्टमेंट के अंदर, वहां पर 400 फ्लैट्स हो रहे हैं, आप निकालोगे कैसे, पकड़ोगे कैसे कि वो बंदा किस जगह से चला गया? आप 10 नहीं, 1 नहीं, 10 टीमें लगा लो, तब भी आप कैसे पकड़ोगे? राइट, यू से नो दैट आपकी इनपुट्स कम है, हम काम ही नहीं कर सकते। ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं पॉडकास्ट में। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ प्राइम थिंग विच शुड बी डिस्कस्ड कि इन्वेस्टिगेशन कंपनी क्या क्या काम कर सकती है और क्या क्या काम उनको देने चाहिए और क्या क्या डिटेल्स देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यार ठीक है यार, काम होना चाहिए, कुछ स्टोरीज मिल जाए, कुछ ये हो जाए, चलो पॉडकास्ट अपना दे देते हैं, कर देते हैं। वैसे आपने क्यूरियस वाली बात की, उससे मुझे एक चीज़ ध्यान आती है कि क्या आप अपने क्लाइंट को जानने की भी क्यूरोसिटी काफ़ी रखते हो? मतलब क्या ये जेन्युइन है, फेक तो नहीं है? 100%। वो आप कैसे करते हो फिर, क्या देखो, चीज़? हमारी कंपनी का नाम AMX है, मैं बहुत पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। A स्टैंड फॉर एबल गाय, M स्टैंड फॉर मेंटली स्ट्रॉन्ग, X स्टैंड फॉर एक्सरे, स्क्रूटनाइज द क्लाइंट फर्स्ट। ओके। क्लाइंट जेल से छूटा, राइट, और वो किसी की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, राइट, हो सकता है उसका मर्डर करने का मन हो, इंटेंशन गलत हो। इंटेंशन गलत हो। अब भाई जानो तो सही क्लाइंट को, आपके पास कोई उसके ऐसा पास केस क्या है? क्या डिटेल्स हैं, वो क्या दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, वो आंखें कितनी मिला रहा है आपसे, उसके कंधे कितने हिल रहे हैं, टांगे कितनी हिला रहा है, अपनी बात को कितनी रिपीट कर रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट फर्स्ट। आपके पास कोई ऐसा है क्लाइंट बहुत जिसका cases आते आपको हैं, लगा कि यार बहुत ये cases तो आते इसने, हैं। जैसे कुछ कोई एग्जांपल बताओ? बहुत एक केस तो बहुत फेमस है, उसके बाद तो बड़े कम आ गए, जो मैंने डिफरेंट पॉडकास्ट पे भी इस चीज़ का बयान किया हुआ है। एक बंदा आया था हमारे पास, अपनी वाइफ बता रहा था एक को, अच्छा। कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं ही बच्चों को छोड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने टाइम से इतनी, इसके दोपहर की इन्वेस्टिगेशन कर दो, दोपहर की सर्वेलेंस डाल दो, क्योंकि मैं ही लेके जाता हूँ, मैं ही लेके आता हूँ। जब वो इस चीज़ को बयान कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये कोई गड़बड़ है। जब वो चीज़ें बयान कर रहा था, उस समय तक हम ये नहीं सोचते थे कि हमें लेटर ऑफ अथॉरिटी लेनी है, हमें उसके आधार कार्ड लेने हैं, पैन कार्ड लेने हैं, सारी डिटेल लेनी है, जो हमें लगे कि येस ही इज़ एक्चुअली द हस्बैंड। तब तक हम नहीं करते थे ये काम। हमने बाद में ये अपना सिस्टम बना लिया, क्योंकि वो केस ने एक लेसन दे दिया हमें, इस तरह का लेसन दिया कि भाई पुरी साहब आप इन चीज़ों को भी ध्यान दो। आप ध्यान तो देते हो अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन ये राइटिंग में भी ले लो, अच्छा होगा। अब क्या चीज़ें कुछ ले ली थी हमने उससे राइटिंग में चीज़ें जो हमारे काम आई थी, क्योंकि हमने, उसने जब दोपहर को बोली, हमने कहा नहीं तो ऐसा करो सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट कर दे, देखें तो सही कौन बंदा छोड़ने जाता है, कौन बंदा लेकर आता है, क्या यही बंदा है, कोई दूसरा बंदा है। इमीडिएटली जब मैं सो के उठा, पता चल गया ये बंदा ही नहीं है, अच्छा। ये बंदा ही नहीं है। हाँ, जो बता रहा था रूटीन वो बिल्कुल सही बता रहा था। जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उसे पकड़ा, पुलिस वालों को बुलाया हुआ था, बिठाया हुआ था, सारे काम हुए थे, जब वो बंदा अरेस्ट और रोने पड़ा, फिर उसने सारी कहानियाँ बयान की कि ऐसे ऐसे हम जानते थे, हम ऐसे काम करते थे, हम ऐसे इकट्ठे पढ़ते थे, ये था वो था, सारी कहानियाँ बताई। तो मैंने कहा भाई तुमने पहले जब इन्वेस्टिगेशन कंपनी को हायर करना था क्यों नहीं बताया? ठीक है, तब से हमने लेटर ऑफ अथॉरिटी लेनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप कॉर्पोरेट केसेस में कैसे केसेस करते हो? जैसे हाई प्रोफाइल हायरिंग्स के होते हैं, या किस तरीके के कॉर्पोरेट केसेस आते हर हैं? तरह के होते हैं, डीबगिंग होता है, अंडरकवर ऑपरेशंस होता है,
ठीक है, थेफ्ट केसेस होते हैं, मिसिंग पर्सन्स होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग्स होती हैं, प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग होती है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट वेटिंग इंक्वायरीज होती हैं, रनिंग एम्प्लॉयज़ की सारा काम होता है, ठीक है, लेबर कोर्ट केसेस होते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट केसेस होते हैं जो इनको हम हैंडल करते हैं, राइट, ड्यू डिलीजेंस होता कोई है, लॉट ऐसी ऑफ चीज़ केसेस। जैसे कोई लेट्स से हाई प्रोफाइल क्या कहते हैं हायरिंग होनी है और उसने अपनी जैसे जब हाई प्रोफाइल हायरिंग होती है तो लोग काफ़ी पूछते हैं पुरानी कंपनीज का देखते हैं सब कुछ होता है तो ऐसे कोई केस जिसमें कोई हाई प्रोफाइल हायरिंग ने बहुत ही ज़बरदस्त झूठ बोले हो। देखो, हाई प्रोफाइल के केसेस में जहाँ तक मुझे याद आता है, एक कंपनी पे हमने काम किया था, इंडिविजुअल वाज मतलब कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब तैयार हो गया था, ओके ठीक है कि नहीं, वो CFO था कंपनी का, उसने बन रहा था, ओके ठीक है, फाइनेंशियल्स में उसकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, इंटेलिजेंट आदमी, डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, कंपनी सेक्रेटरी है, ICWA किया हुआ है, CWA किया हुआ है, ओके एवरीथिंग इज देयर, राइट, सो इंटेलिजेंट पर्सन, राइट, सो HR ने अपने डिपार्टमेंट में उन्होंने वेरिफिकेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, हमारे पास केस आता है। अब उसी जो टीम को कोर टीम है, उन्हीं में से एक बंदा हमें कॉल करता है, वो कहता है भाई, जब और वो हमें सारी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे सारी वेरिफिकेशन हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ है और इस चीज़ को करना है, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग फिक्स कराओ, ठीक है कि नहीं, हम उनके साथ मैनेजमेंट से मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, दे डिस्कस विद अस एवरीथिंग इज स्मूथ, एवरीथिंग इज सही, व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, ठीक है कि नहीं, तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ओके इसे कहते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट वेटिंग, ओके राइट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, Background check जिसे कहते हैं। बैकग्राउंड चेक हो गया। जब उसका बैकग्राउंड चेक करना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी चीज़ें अजीब सी नज़र आती हैं, जो लिंक्डइन में उसने डाला हुआ है, राइट, और जिस अकाउंट्स ने उसको एक्टिव किया हुआ है, वेरीफाइड किया हुआ है, इन्वॉल्व किया है, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा वो ऐसे भी लोग करते हैं। अच्छा जिस ईमेल से इनको आया हुआ है, जब HR ने किया था, हाँ वो ईमेल्स का रजिस्ट्रेशन है, ईमेल्स है ही नहीं अब। अच्छा जब हम उस ईमेल्स को चेक कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो ईमेल्स नहीं है, वो ईमेल्स एक ही आदमी ने बनाई थी 4, राइट, तो वो सारा किया था, वो सारा सिस्टम था पूरा का पूरा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक पूरा हम चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं टू फाइंड बिन ओवर देयर कि क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है, कैसे करना है, जब हमारी ये सारी टीम उसके ऊपर रिसर्च कर रही है तो हमें पता चलता है कि भाई ये कोई फॉर्चून कंपनी कोई ऐसा नहीं था, ये कोई इस बड़ी कंपनी को बिलोंग नहीं करता, ये तो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था और इसको तो निकाल दिया गया था 6 महीने पहले और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और अभी भी इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और इसके ऊपर इतने करोड़ रुपए का गबन का फाइन लगा हुआ है, एक पेनल्टीज़ हैं इसके ऊपर जो चल रही हैं और ये जो है बेसिकली हो सकता है आने वाले टाइम पे जेल में भी चला जाए। माय गॉड। तो ये सारा इसने फ्रॉड किया हुआ था, टोटल फाइनेंशियली फ्रॉड किया हुआ था उस कंपनी के साथ, और मज़ेदार बात वो कंपनी बंद हो गई थी। अच्छा इतना ज़बरदस्त फ्रॉड किया था, छोटी कंपनी थी, छोटी थी। ठीक है कि नहीं, स्मॉल नेटवर्क था, लेकिन पैसा तो अच्छा खासा इन्वॉल्व था क्योंकि फंडिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, दूसरी कंपनी बैकअप कर रही थी, लेकिन किस लेवल तक इसने ड्रामा किया था पूरा का पूरा। जब वो सारा निकाला, जब हमने सब कुछ दिया, तो उससे जब हुआ सारा सिस्टम डिस्क्लोज हुआ तो पता चल गया। वो कहते हैं ना, बड़ा इजी होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, सच्चाई को जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सच्चाई के साथ समझौता हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। समझौता, सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अंडरस्टैंड करो, अप्रिशिएट करो और उसे अपने साथ रखो, राइट, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अगर वो आपकी कंपनी में आ जाता, मे बी दैट he has also become a one of the ball, he has to get everything from you, कोई और फ्रॉड कर देता कोई और फ्रॉड कर देता। आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसने एक सेंध ही तो लगानी थी, चूहा ही तो था, उसने वो बिल से उसमें घुस के टक 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 का सारी चीज़ें निकाल लेनी थी, आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल सारा सब चीज़, ठीक है, आपकी पूरी मीटिंग्स, एवरीथिंग ही वाज नोइंग अबाउट दैट। तो कल को गड़बड़ी होनी थी, बचाया ये हमने। कंपनीज खुद तो वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकती ऐसी जो आपने करी, क्योंकि जितना मैं जानती एक्चुअली हूँ। क्या होता है कि इन्होंने जो मेजर चीज़ होती है, जहाँ तक मैंने ये स्टेटमेंट उनकी बोर्ड में दी, हाँ राइट, मैंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा आपकी HR ने किया क्या, मेरे सामने लाओ, एग्जैक्टली हाँ
मैं क्या आपकी एचआर ने किया क्या? एचआर ने सिर्फ वेरिफिकेशन की, जो एक्चुअल वेरिफिकेशन कोई भी कर सकता है, जो नेट के ऊपर है। तो नेट एक ऐसी चीज है जो डालोगे वही तो निकलेगा, राइट? आप कुएं में बाल्टी डालोगे, ठीक है, तो बाल्टी तो बाहर आएगी, लेकिन कुएं में पानी होगा तो पानी से आएगी, मिट्टी होगी तो मिट्टी से, खाली आएगी तो खाली बाल्टी आएगी, लेकिन आएगी तो बाल्टी, कोई दूसरी चीज तो नहीं आएगी। द सेम थिंग बिन ओवर देयर। आप नेट पे चेक कर रहे हो, नेट पे तो कोई भी चेक कर ले। यू सी यू हैव टू गो विद द बियॉन्ड दैट। वो सिस्टम इनके पास होते नहीं, कोई करते ही नहीं है सर, वो तभी तभी आप ना इनके पास सिस्टम होते हैं। उस चीज को चेक करने के लिए कॉस्ट आती है, एक एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है। अब एक आदमी यही कहता है यार हम तो एम्प्लॉई हैं, हम तो कर रहे हैं, ठीक है यार, इट्स ओके, ये चीज़ है। फिर क्या होता है कि ये बंदे अपनी सेटिंग भी करते, ये बंदे आने से पहले भी अपनी सेटिंग कर लेते हैं। जब सेटिंग कर लेते हो तो फिर नेचुरली ये 2-3 मीटिंग्स की, और वो इंटेलिजेंट आदमी था, ऑनेस्टली वो इंटेलिजेंट आदमी था, क्योंकि ये चाल शोभराज हर जगह है, वही ना, तभी तो इतना कुछ कर पाया। पर जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, सच से समझौता आपने कहा ना कि हर कोई नहीं कर पाता है। बट जैसे हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं या बॉलीवुड सेलेब्स होते हैं, कितनी कहानियाँ सबकी सुनते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। इन्होंने तो कर लिया ना समझौता, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही चलेगा, मतलब लाइफ विल बी लाइक दैट। करते हैं कोई ऐसे एंटरटेनमेंट स्पेस में आपके पास कोई जस्ट टेल अस कैसे केसेस आते हैं, बिकॉज इतनी चीज़ें सुनती है ना हम लोग उनके बारे में कि ये एक्स किसी के साथ, ये इसके साथ, बट दिखते सब परफेक्ट ही हैं। तो एंटरटेनमेंट स्पेस में कुछ है ऐसा केस जो आप करें? हर जगह है, हर जगह है, राइट? लेकिन हस्बैंड को वाइफ की परवाह नहीं है, वाइफ को हस्बैंड की परवाह नहीं है। ओपन रिलेशन, बच्चे हैं, ओपन रिलेशनशिप चल रहा है, तू अपना ऐश कर, मैं अपनी ऐश कर रही हूँ, राइट? लेकिन केस कौन देगा हमें? केस कौन देगा? ये बात भी सही है। अगर हस्बैंड वाइफ ने इतना कर दिया, ठीक है कि नहीं, तो केस कौन देगा? उनको एक लेवल तक तो पता है, ठीक है, कि मैं अपना कर रही हूं, ये अपना कर रहा है, लेकिन जहां बियॉन्ड हो जाता है वहां पर सेलेब्स हमको कांटेक्ट करते हैं। गुरु साहब यहां तक तो सही है, ठीक है कि नहीं, ये लड़की तो इसकी लाइफ में है, इसके अलावा कौन कौन सी लड़की इसके साथ है, आप वो निकालो। मैं क्या, उससे क्या फायदा होगा आपको? मैं बोलता हूँ क्या फायदा होगा? आपके लाखों रुपए इन्वेस्टिगेशन पे लगने हैं, इससे फायदा क्या होगा आपको? आपको तो पता है आपका हस्बैंड इन्वॉल्व है, ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड चला रहा है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी वो एक नाम लेके चल रहा है, तो आपको इससे फायदा क्या होगा? नहीं, एटलीस्ट मुझे पता होगा ये किन किन लोगों के साथ हो रहा है। मैं क्या, किन किन लोगों को जानने के लिए आपको चाहिए ये चीज़? आपको सपोर्ट चाहिए मेरे से? यदि हाँ, तो वो हम निकाल के दे देते हैं उनको। वो सिर्फ वो क्या कहते हैं कि एक टाइम पे जब वो सारी चीज़ें सामने आती हैं तो हम उनसे डिस्कस करते हैं। मैं क्या, प्लीज़ डोंट माइंड माय वर्ड्स, राइट? कमिटमेंट लेवल दोनों की होनी चाहिए। आपने तो हमें केस दिया, हमने तो केस लिया, जबकि हम आपको बता रहे थे कि निकल जा भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, चांसेस आर इक्वल, हमें कोई उससे वो नहीं है। लेकिन कमिटमेंट आपकी तरफ से भी तो लेस थी ना। यहाँ पर आपने कितने टाइम पहले उसके साथ सेक्स करना बंद कर दिया था? आप हमें ये बताएं। तो कहती जी हो गए, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हैं, मुझे तो हो गए 14-15 साल। अच्छा, 15 साल से तुमने उस बंदे के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है कि नहीं? तुम अब उसको वो बंदा पसंद नहीं है जिसके साथ तुम घूम रहे हो, उसको वो बंदा पसंद नहीं है। तुम उसके साथ किसिंग भी कर रहे हो, तुम उसके साथ हाथ भी पकड़ रहे हो, तुम उसके साथ सब कुछ कर रहे हो, उसको वो पसंद नहीं है वो बंदा। तो क्या है? वो कहता है यार, तो मैं अगर किसी के साथ घूम रहा हूं तो तेरे को क्या इशू है? अगर तू नहीं कर रही तो मैं भी नहीं कर रहा, तो चल ओपन रिलेशनशिप रखते हैं ना, तू जिसके साथ जो मर्जी कर, मैं जिसके साथ जो मर्जी करूं। और ये एंटरटेनमेंट बॉलीवुड में मोस्टली केस हर एक में ये आपको दिखता है? ये बहुत है, बहुत कॉमन है। जितनी अब होटल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, एविएशंस हैं, ठीक है, आपका सेलेब्स हैं, हाई प्रोफाइल हैं, ठीक है कि नहीं, पॉलिटिकल भी है, लेकिन पॉलिटिकल वो कहते हैं ना, वो बंदा सक्सेसफुल है जिसकी फैमिली नहीं है। पॉलिटिशियन वो बंदा सक्सेसफुल है जिसकी फैमिली नहीं है,
क्योंकि उसकी एक कमिटमेंट पॉलिटिक्स में तो है एटलीस्ट, राइट? उसकी कमिट, जहां पर आप रिलेशनशिप में अपनी कमिटमेंट डाल दोगे तो वहां तो आप अच्छे पॉलिटिशियन ही नहीं बन सकते। हाई प्रोफाइल वालों को कोई, वो कहता है ना, एक प्रॉब्लम्स आपको कहाँ आती है? प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ मिडॉकर्स में आती है। मिडॉकर जितने भी लोग हैं, मेरे से बड़े, मेरे से छोटे, इनको प्रॉब्लम आएगी पैसे में। आपसे बड़े, आपसे छोटे। जो एक हाई प्रोफाइल होगा उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो एक लोअर लोग हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। कितने केसेस हाई प्रोफाइल के रजिस्टर्ड होते हैं थाने के अंदर, आप मुझे बताओ। कितने केसेस आपको सिर्फ मीडिया पे पता चलते हैं, वो भी वो जिनको वो बताना चाहते हैं, या खुल गए गलती और से। कितने ऐसे लोअर केसेस है झुग्गी झोपड़ी वालों के, कितने रेप केसेस आते हैं, कितने आते हैं? नहीं आते ना। आज शाइनी आहूजा का केस हुआ, इसका पूरा एक प्लॉट था। अच्छा। हाँ, तभी तो वो बंदा अरेस्ट हुआ। बाद में उसको हटाया भी गया, वो लेडी ने भी आके अपनी कमिटमेंट बात बता दिया, कोर्ट में अपना बयान भी डाल दिया, तब भी अरेस्ट तो था ना वो बंदा। आज वो बाहर सेट है, क्योंकि वो भी, अभी एक लॉबी थी ना जो सुशांत राजपूत को नहीं प्रोग्रेस होने दी, ठीक है कि नहीं, जो शाइनी आहूजा तक भी पहुंची थी। बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं, बहुत सारी ऐसी लॉबीज हैं जो काम करती हैं, ठीक है। वो पॉलिटिकल्स भी हैं, वो बॉलीवुड्स की भी हैं, वो इस तरह की लॉबीज बन जाती हैं। तो कई लोग तो उस लॉबी का जो पार्ट होते हैं, कई लोग से तो वो डायरेक्टली रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देते हैं उन बंदों से, लेकिन कई लोगों से आज भी उनके रिलेशनशिप है। सर अभी तो जैसे आपने कहा लॉबी, बॉलीवुड, ये सब बात हुई, क्या आपके पास मतलब, एंड वाई आई एम सेइंग कि आप केस से समझाओ तो लोगों को समझ आता है कि किस एक्सटेंट तक लोग जा सकते हैं, कि जब हम देखते हैं एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट फैमिली है, कोई बड़े ऑब्वियसली ये हाई प्रोफाइल ही होंगे, पर अंदर उस फैमिली के क्या चल रहा है, क्या कभी कभी होता है, कैसे, एंड एवरीबडी शायद नोज कि वो ट्रूथ हो रहा है आपस में, स्पेशली जब हम इंसेस्ट की बात करते हैं। तो ऐसा कोई केस आपके पास आया हाई प्रोफाइल फैमिली पर, फैमिली के अंदर इतनी रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, एंड एक दूसरे पे शक चल रहा था उस पर, और वो आपने सॉर्ट आउट किया या उसको खुलासा किया इन अ वे? देखो, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाई प्रोफाइल में एक बहुत बढ़िया केस था, अच्छा। ठीक है कि नहीं, जिसमें बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, काफ़ी अच्छा सिस्टम उनका चल रहा, एवरीथिंग, जॉइंट फैमिली, गुड फैमिली, बहुत बड़ा उनका एम्पायर, राइट। लड़की आती है, शादी होती है, 8 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, ओके। ठीक है। हस्बैंड जो है उसको टाइमलाइन मैच नहीं करती, उसके दिमाग में ये होता है, यार इस पीरियड में मैं था ही नहीं, ये कैसे हो गई, ये क्या चीज़ हो गई, हमने इस समय तो सेक्स किया ही नहीं था, हमने ये किया था, हम वो सारी चीज़ें लेके वो मेरे से डिस्कस करता है, ही कॉल्ड मी, राइट, एंड ही डिस्कस एवरीथिंग विद मी। अब जब उस बंदे से मेरी डिस्कशन होती है तो मुझे तो लगता है कि कोई फेक बंदा बात कर रहा है, अच्छा। क्योंकि फैमिली सॉलिड फैमिली है, फैमिली सॉलिड फैमिली है, तो नहीं लगता आपको कि फ़ोन के ऊपर दूसरा बंदा कौन बात कर रहा है, राइट। वीडियो कॉल पे आ जाए, वीसी करते, वीसी करता है, डिस्कस करता है, और इमिजिएटली मुझे फ़्लाइट की टिकट दे देता है, होटल का स्टे दे देता है, कहता है आप आ जाओ सर, इधर मिलते हैं, ठीक है। हम चले जाते हैं, मिलते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, मैं सारा उसका अंडरस्टैंड करता हूँ प्रोसेस। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, हम तेरे फैमिली उस पर काम करते हैं, देखते हैं। कहता है मुझे मजबूरन इसको ओके करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा चाइल्ड नहीं है, ओके। ठीक है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? ज़्यादा नहीं हुआ शादी को, 8-10 महीने हुए होंगे मैक्सिमम, 8 महीने आई थिंक, 6 महीने 8 महीने। नाउ जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, कहीं कुछ निकलता ही नहीं है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, कुछ नहीं निकलता। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। सर मुझे लग रहा है अभी भी, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही चीज़ बोलता हूँ कि प्लीज़ डोंट कम टू मी फॉर वैलिडेशन। आई एम नॉट एनी वैलिडेट अथॉरिटीज़, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट, कि हम आपकी किसी भी स्टेटमेंट को वैलिड कर देंगे। मुझे समझाता हूँ यार तेरे को गलती लग रही होगी,
ऐसा हो नहीं सकता। ना वो किससे मिलती है, ना वो कहीं जाती है, ना उससे कोई मिलने आ रहा है, ना उसका ये सिस्टम है। हमने सारे अंडरकवर के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। किस तरह का कोई हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी तरह से। वेडिंग होती है उन्हीं के परिवार में, ठीक है, वो बंदा सारी फैमिली चली जाती है, लड़की घर पे होती है, सर्वेंट्स घर पे होते हैं, सब लड़के, वो बंदा आता है। अच्छा। वो बंदा आता है, राइट। अब वो बंदा कौन है? वो उसका ब्रदर इन लॉ है। ओ, देवर मतलब आप कह रहे हो Yes, लड़की का? ओ। राइट। वो उसका ब्रदर इन लॉ है। वो आता है, 3 घंटे तक वही रहता है और उसके बाद चले जाता है। ओके। अब जाके थोड़ा सा हमें कहानी। मिलता है कि यार क्या करने आया था, जब सारी फैमिली नहीं थी तो ये किस लिए वापस आया? जब इसकी वाइफ ही नहीं है, ही वॉज ऑल्सो मैरिड, जब उसकी वाइफ ही नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ बाप नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ नौकर चाकर हैं, तो ये करने क्या आ गया? और 3 घंटे क्यों लगाया इसने? क्या है अंदर, ऐसा क्या सिस्टम था, राइट। तो फिर उसकी रिसर्च स्टार्ट होती है सारी। तो हम उसकी रिसर्च निकालते हैं तो धीरे धीरे सारे पत्ते खुल जाते हैं कि दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है कि नहीं। और 100% दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। और जब ये सारी चीज़ें उस सिस्टर इन लॉ को हस्बैंड बोलता है फैमिली को बिठा के, तो वाइफ वो डिनाइल मोड पे होती है कि क्वेश्चन डजंट राइज, नॉट एट ऑल। जब वो सारे प्रूफ दिखाता है, राइट, तो शॉक्ड हो जाती है। पहले तो वो शोर मचाती है, प्रिवेसी एक्ट के अंदर ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया। कह रही वो तो बात की बात है, वो तो तू जो मर्जी कर लियो, ये हुआ ना, ये तो तूने किया ना, ये बच्चा तो मेरा नहीं है ना, ये तो एडमिट है ना, बाकी जो तूने एक्ट आउट करने हैं वो सारे कर लियो, हम तेरे साथ कर लेंगे फाइट, राइट, लेकिन ये बच्चा तो तेरा नहीं है। नाउ द सिस्टम सेज, अब इसमें क्या हुआ, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों का परिवार उजड़ गया। रियलिटी इतनी हार्श होती है, ट्रुथ इतना हार्श होता है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता। लाइफ टाइम रोने से मैं बार बार बोलता हूँ कि यार सच्चाई को समझो और उसको एक्सेप्ट करो। पर चीटिंग केसेस में कौन ज़्यादा चीट करता है, मेन या विमेन? मैन, ऑलवेज मैन और बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आजकल फीमेल बॉस हैं, लेकिन मैन हमेशा चीट करता है ज़्यादा, जो मेरे पास केसेस आते हैं। लेकिन जो सर्वे है वो फीमेल्स बोलता है। अच्छा। हाँ जी, सर्वे फीमेल्स को बताता है। मेरे पास मेल आते हैं, और मेरे पास मेल आते हैं क्योंकि मेल्स की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती ना ज़्यादा, होती फीमेल्स की इन्वेस्टिगेशन है। उनको डर फीमेल से लगता है, पावर्स फीमेल्स के पास ज़्यादा है। तुम फीमेल्स को तो चेक कर लेते हो, फीमेल्स कितनी आती है मेल से चेक कराने के लिए? वो प्री मैट्रिमोनियल के अंदर फीमेल्स जो मेल्स को चेक कराती है वो बड़ी स्मॉल रेशियो है, और जो मेल्स फीमेल्स और फैमिलीज फीमेल्स और उसकी फैमिली को चेक कराती है वो लार्ज रेशियो है। क्योंकि हमारा समाज, हमारा कानून, हमारा पुलिस, हर चीज़ उनके साथ है, फीमेल्स के साथ, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो मेल को चेक ही नहीं कराते। जहाँ ये जब हुआ डीक्रिमिनलाइज आपका इनफिडेलिटी, अगर आप किसी का रिलेशन बनाते हो वो डीक्रिमिनलाइज हो गया। ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम बीबी को डिवोर्स दे दोगे। डीक्रिमिनलाइज ही तो हुआ है ना, ये थोड़ी है मैटर तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता डिवोर्स के लिए। भैया तुम्हें अरेस्ट नहीं होगा, बट उसके बेसिस पे डिवोर्स तो हो सकता वही है। उसी के एक वेबसाइट आई जिसमें कुछ ही टाइम के अंदर 738% हाइक हुआ, और ये हुआ समथिंग लाइक दिस। एक पॉडकास्ट में मेरी डिस्कशन हुई थी। इट हैपन्स, बट दिस इज ऑनेस्टली फॉर मी, मेल्स ज़्यादा चीट करते हैं क्योंकि केस हमारे पास मेल्स के आते हैं। अच्छा, मैंने आपके पास कोई ऐसा केस आया है कभी किसी कॉर्पोरेट में, जैसे कोई बॉस अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ या कॉलीग्स या अपनी टीम मेंबर्स को हैरेस कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, पर ये केस कभी मतलब फीमेल ने नहीं बताया, बट देयर वाज सम हायर अप जैसे एचआर या सीईओ टाइप लेवल पे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, एंड दे अप्रोच्ड, एंड ऐसा कुछ हुआ है कभी कोई ऐसा केस? देखो, बॉस ने फेवर्स तो दिए हैं काफ़ी, शुगर डैडी बन के फीमेल्स को, ओके। राइट। वेडिंग कर रही है, शादी कर रही है तो भी शुगर डैडी बन के उसके फेवर किए।
उसके साथ पूरा इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ है, एक नहीं 3-4 लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल्स के साथ उसकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी दे रखी है, लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा, कुछ नहीं मैच कर रहा है। ऐसे केस भी आए हैं मेरे पास जो 10-10 15-15 दिन शादी से रह जाते हैं, बंदे आके बोलते हैं कि यार गड़बड़ है। मैं कहता हूँ पहले सोते थे तुम लोग? जब हम चेक करते हैं तो हमें पता है कि यार ये सारा तो इसका बाप ही खर्च कर रहा है जो अंदर बैठा हुआ है, सारा पैसा तो वही लगा रहा है। इधर से तू निकल, उधर से मैं निकलूंगा, होटल ये वाला होगा, रिजॉर्ट ये वाला होगा, कमरा इकट्ठा होगा। इवन फैमिली रेट करती हैं, कुछ नहीं मिलता। वो कहता है ठीक है ना, हम इकट्ठे थे तो क्या हो गया, मैं इसके बिना, यही तो मेरी मेन है, इसके बिना थोड़ी कुछ। डिपेंडेंसी ऐसी शो कर देते हैं कि भाई तुम्हारे बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं चल सकता, लोगों को इसके बिना नहीं मेरा गुजारा चाहिए, यही है जो सब कुछ संभाल रही है। वो कहती है मैं हूँ एम्प्लॉय, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूँ बेस्ट, मुझे ये लिबर्टी मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर खाते कुछ और काम हो रहा है। और केस उनके बेटर हाफ्स या उनके हस्बैंड्स या उनके टू बी हस्बैंड्स लेकर आते हैं आपके पास। यस। अंडरस्टूड। अच्छा, तो अगर जैसे किसी को पता कैसे लगे कि मेरे पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या मेरा रूम बग्ड है, या मेरी कार में कुछ हो रहा है बग्ड है, ये कैसे कोई पता कर सकता है? मतलब ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। फिर भी कैसे पता चलेगा सर? इतना ऑब्जर्वेंट भी हो जाए, जितने विजिलेंट हो जाए, कैसे पता चलेगा नहीं पता चलेगा। कि मेरी कार बग्ड है? मुझे कैसे पता चेक चलेगा? कर लेना बैठने से पहले, कोई गाइड डिवाइस तो नहीं लगा हुआ। इतना तो कर सकता है आदमी, मेहनत ही तो नहीं करता है। 140 करोड़ की जनता हमारी, कितने लोगों के पास गाड़ियां होंगी, और कितने लोग होंगे जो एक महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते होंगे मिनिमम। जो आदमी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाता है, वो सोच के मुझे बताए, क्या वो अपनी गाड़ी खुद साफ करता है? नहीं। क्या उसकी वाइफ किचन में खुद खाना बनाती है? क्या उसकी वाइफ खुद बर्तन धोती है? क्योंकि तुम्हारा एक स्केल बढ़ गया ना, तुम अपने आप को सुपीरियर समझने लग पड़े। ठीक है कि नहीं? जब तुम सुपीरियर समझते हो अपने आप को, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं हो, राइट? तो अपनी गाड़ी बैठे कौन लगाएगा, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, किसने क्या डिवाइस लगाना अंदर से? डिवाइस अंदर भी फिट होता है, बाहर भी फिट होता है, आप कहाँ निकालोगे, कहाँ चेक करोगे? तो जो बंदा अपनी किसी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी वाइफ के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, तो वो ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है, ज़्यादा ऑब्जर्वर हो जाता है कि मेरे को कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी में तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ ये तो सिस्टम नहीं लगा दिया इसने, मैं सोया हूँ, राइट? 1-2 चाबियाँ होती हैं, दोनों चाबियाँ मेरे पास है, तो बाहर से इसने कोई डिवाइस फिट ना कर दिया और कुछ ऐसे ना कर दिया, तो वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, दूसरे थोड़ी होते हैं। पर जैसे जब आप कितनी दफ़ा आप चलते हो आप रोड पे चलते हो, खुद ड्राइव कर रहे हो, आप मुझे सच्ची बताना कि आपने कितनी दफ़ा देखा है कि आपके पीछे कोई है, या आपने अपनी गाड़ी कभी चेक की है? नॉट बॉदर्ड। नॉट बॉदर ना, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम होगी वो करेगा, जिसको प्रॉब्लम ही नहीं है वो चेक ही नहीं करेगा। अच्छा, पर सर जो जनरली अपनी सेफ्टी के लिए, फॉर इंस्टेंस मैं और मेरा हस्बैंड अगर कहीं जाते हैं, एंड अब तो जैसे लोग काफ़ी विजिलेंट हो गए हैं एक्चुअली, पर अगर हम जैसे किसी ऐसे रिजॉर्ट में जा रहे हैं जहाँ हमें नहीं पता उस रिजॉर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ, और कमरा लिया है, तो कुछ चीज़ें हम चेक कर सकते हैं कि यार यहाँ पे कुछ गलत चीज़ ना हो रही, हमारी एक्टिविटी कोई कैप्चर ना करे, कोई हमारे इंटीमेट मोमेंट ना कैप्चर हो रहे हो, तो वो चीज़ में हम 4-5 चीज़ें क्या देख सकते हैं उस रूम में? देखो बड़ी सिंपल या बाथरूम में? नहीं, यू आर राइट, 100% यू आर राइट। ना तो कोई होटल, ना तो कोई रिजॉर्ट जो हाई ग्रेड है, हाँ, उसमें वो खुद कैमरास लगाएंगे किसी के लिए, राइट। ठीक है कि नहीं? अगर आप ही एक ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पर 500-700 हज़ार रुपये का कमरा है नाइट का, तो वहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटी क्या रखोगे? बिल्कुल। वो तो कोई भी लगा सकता है, लाइट में लगा सकता है, आपके बेड के पास लगा सकता है, इतने सारे गैजेट्स पड़े हुए हैं आपके कमरे के अंदर ही, किसी गैजेट में फिट कर सकता है, राइट? तो कैसे? वो तो आपके टीवी सामने होगा, उसमें कोई चीज़ लगा सकता है, उसकी बैक में उसकी कोई स्केल बना हुआ है, उसमें कुछ कर सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स नाउ दैट यू हैव टू चेक, बट एवरी पर्सन कैन नॉट चेक एवरीवेयर। इसलिए ऑलवेज गो एंड स्टे इन अ गुड होटल एंड गुड रिजॉर्ट, राइट? सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंटली, इफ द अदर पर्सन इज नोइंग योर रूटीन, कि आपको तो 602 नंबर कमरा ही पसंद है, आप जब भी इस सिटी में जाओगे इस होटल में ठहरोगे, तो आपसे पहले वो चेक इन कर लेगा, राइट? वो उसमें सिस्टम फिट कर देगा, राइट? वो आपकी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद जब आप चेकआउट करोगे फिर वो बंदा आएगा,
फिर वो सारी चीज़ें निकाल लेगा, राइट। होटल को पता भी नहीं चलेगा, आपका वो काम करके भी चला जाएगा, और वो आपकी ही वो वीडियो हो सकता है बाहर भी भेज दे, राइट। सर्वर के थ्रू वो उसको पैसे भी मिले, सब कुछ मिले, वो भेज दे। तो ऑलवेज बी विजिलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे इन अ गुड होटल और गुड रिजॉर्ट, नॉट इन अ स्मॉल होटल और स्मॉल रिजॉर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑलवेज चेक कि जरा सा भी कोई पॉइंट या होल है किसी भी जगह पर, ठीक है कि नहीं, तो वो आपके लिए आई कैच होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कवर कर लें अगर हमें डाउट हो रहा है किसी होल्ड पे या पॉइंट पे? बिल्कुल कर लो, कर लो। अब अपने साथ हमेशा वो एक होती है जो बच्चे जिससे खेलते हैं, क्ले वगैरह Clay, क्या हाँ, बोलते हैं, हमेशा साथ लेके चलो। ओके। अपने साथ क्ले साथ में लेके चलो। जहाँ पर आपको कोई होल नज़र आता है, जहाँ पर कुछ आता है, वहाँ लगा दो। छत चेक करो, राइट, सामने चेक करो, पीछे चेक करो, साइड में चेक करो, ठीक है, एवरीथिंग। बाथरूम चेक करो, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन ओवर देयर। सर एक और ना, जैसे मैं ये सोच रही थी, जैसे सोशल मीडिया है, ठीक है, बून भी है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प करता है कभी ट्रैकिंग के लिए, एक बेन भी है कि आपको कुछ सोशल मीडिया से ही रिलेटेड केसेस आते होंगे, आई एम अज्यूमिंग, कि भाई हम सोशल मीडिया पे मिले, इंस्टाग्राम पे बातें शुरू हुई, कुछ भी व्हाटएवर, स्टार्टेड डेटिंग, फिर भाई उसने कहा कि अपनी एक फ़ोटो भेज दे, कोई न्यूड फ़ोटो भेज दे, उसके बाद जी कुछ और हुआ, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। तो ऐसा कोई केस आया आपके पास या आते हैं, और फिर आप इनको कैसे सॉर्ट आउट करते हो? कुछ नहीं, वहाँ तक पहुँचना होता है, उस बंदे को पकड़ना होता है, उस बंदे को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो गलती करे तब, क्योंकि ये बंदे 90% जो है सर्वर फॉरेन का यूज़ करते हैं, अपने सर्वर्स वीपी अपना पूरा सिस्टम चेंज कर देते हैं, राइट, जिसके अंदर आप इनको पकड़ नहीं सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, ओके। राइट। इनके आईपी एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, इनका सब कुछ डिफरेंट होता है। आप इसको पकड़ोगे कैसे, इस बंदे तक आओगे कैसे? जरा सी एक गलती करेगा, ठीक है, वहाँ आप इसे ट्रैक कर लोगे। वो गलती करते बहुत कम हैं ये लोग, बहुत कम गलती करते हैं, बहुत कम लोग हैं कि ये गलती करते हैं जो किसी को ब्लैकमेल। क्योंकि आप प्रिकॉशंस लो, आप लिमिट्स अपनी कभी क्रॉस मत करो। क्योंकि अभी एक पीछे बॉलीवुड में एक ग्रेट स्टार की लड़की को ये किया था, ओपन आया था ये, हाँ, राइट। उसकी लड़की प्ले कर रही थी, प्ले स्टेशन में बैठी थी, उसको बोला था, वो तो शॉक। तो पुलिस ने सारा काम किया, पकड़ा, सारा सब कुछ किया। तो वो एक नॉनसेंस ही चीज़ है। आप बच्चे क्या, बड़ों क्या, भैया आपको पता होना चाहिए कि ये लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना, चाहे मुझे कितना भी प्यार हो। कितना भी प्यार हो, कुछ भी हो। क्योंकि बहुत लड़कियां होती हैं जो फॉरेन से लड़कों को फंसाती हैं, राइट, उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं। बहुत होती हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70, उनको पकड़ते हैं ये लोग, राइट। उनके साथ उनके पिक्चर्स को वो शेयर करते हैं, अच्छा अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ, उसकी फ़ोटो ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली में बयान करेंगे, तुम्हारी फैमिली को बच्चों को देंगे, दिखाएंगे। तुम्हारे ये नंबर हैं तुम्हारी फैमिली के। क्योंकि वो सारे हैकर्स के थ्रू ये काम होता है, वो सारा करते हैं। तो मैं ऑलवेज कहता हूँ, प्लीज़ सबसे पहले तो ये काम मत करो। सेकंड, अगर गलती से काम कर ली है तो बी स्ट्रांग एंड कॉल अस, विल रिजॉल्व इट। हम आपको सोल्यूशन उसका निकाल के देंगे। राइट। देयर इज़ अ वेरी क्लियर मेथड, सिस्टमेटिकली। पहली बात तो लिमिट क्रॉस मत करो। सेकंड, अगर गलती से कर भी ली है, ठीक है कि नहीं, तो उसको सोल्यूशन उसका कैसे निकालना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वो बंदा कौन कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आराम से निकल जाती हैं। और जैसे डिजिटल फ्रॉड्स जो होते हैं, आपसे पैसे ले लिए किसी चीज़ के बोल के, आपकी किसी कहा कि मैं आपको क्रिप्टो में ये करा दूंगी या ऐसे इन्वेस्टमेंट, तो ये पैसे वापस आ जाते हैं अगर हो जाए? बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत केसेस आते हैं। सब मैंने स्टार्ट किया था, एक लड़की ने बड़ी प्यार से बात की, सब कुछ हुआ, हमारा अच्छा रिलेशन हुआ, सब कुछ हुआ, मैंने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, उसने वो मेरे से सिर्फ हमारी फ़ोन पे ही बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है कि नहीं। मतलब कि ना कोई कांटेक्ट नंबर है, ना कुछ है, ये इसके थ्रू शेयर्स हो रही हैं सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके थ्रू सारी हमारी डिस्कशंस हो रही हैं। उसके बाद उसने बोला कि मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने इतने पैसे लगाए थे, अब मेरे लेजर में इतने हो गए, आप लगा दो, ठीक है कि नहीं। तो एक इतना अमाउंट हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी में। मैंने पहले 10,000 लगाया, फिर 10 से 35,000 हो गया। मैंने कहा चल 35 भी लगा दे, 45 हो जाएगा टोटल, 35 10 मेरा 45 हो गया। मैंने वो लगाया, वो मेरा 1,35,000। करते करते मैंने 40 लाख तक लगा दिए, जो मेरे अब करोड़ों में पहुंच गए।
अब मैंने कहा भाई मुझे वापस कर दो, कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो इतने साल की लिमिट है, क्लॉज है, ये चीज़ इतने पैसे और डालोगे तो जाके आगे ये चीज़ होगी, नहीं तो ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं फंस गया पूरी, साहब क्या करूँ। ठीक है कि वो कहाँ पार्टी सिंगापुर की है, सिंगापुर में कहाँ पर, इस जगह की है। ठीक है जी, यहाँ से वो बोलती थी, यहाँ से वो करती थी सारी चीज़ें, वहाँ पर चेक करो तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो आप कहाँ से पकड़ लोगे। उसी 99.99% सक्सेस रेशियो 0 है इस केसेस में। आपका पैसा डूब गया। आप ऐसे काम ही मत करो कि किसी को ट्रांसफ़र करो, किसी लड़की को या किसी लड़के को, अगर वो अपने आप को प्ले बॉय या लड़की अपने आप को गॉर्जियस ब्यूटीफुल सब कुछ दिखाए, बिल्कुल मत करो। तो इसमें हमारा साइबर सेल भी क्या कर लेगा, मतलब? बहुत कम होती हैं जी चांसेस सक्सेस के, ऑनेस्टली बहुत कम होते हैं। हमारे पास कितने बंदे हैं पुलिस वाले एक आदमी के ऊपर, हमारी 140 करोड़ की जनता है, हमारे पुलिस के लोग हैं कितने, आप मुझे ये बताओ, क्या करें वो भी। आप भी जब कोई केस करते हो तो आप कैसे टीम्स डिसाइड करते हो, कितने लोग एक केस पे काम करते हैं, कैसा वो वर्क होता है, मतलब आपका सिस्टम कैसे काम करता है? डिपेंड करता है कि वो केस कौन सा है। सबसे पहले एक्स केस को हम डिस्कस करते हैं, तो एक्स केस में अगर वो इनफिडेलिटी को चेक करना है, अगर वो सपोज प्री मैरिटल कोई करना है या किसी एम्प्लॉयमेंट को चेक करना है, तो उसमें कौन कौन से पैटर्न कितने दिन के लिए चाहिए, सक्सेस रेशो उसकी कितनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, ठीक है कि नहीं। जहाँ तक डिस्क्रीटनेस है वो तो 100% है, वो किसी को पता नहीं चलता। आज मैं आपके साथ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी केसेस भी मैंने डिस्कस किए, ठीक है कि नहीं, आपके ऑडियंस जो मर्जी समझे, लेकिन मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है। एक तो उनसे अप्रूवल लिए जिनका मैंने कोई केस भी डिस्कस किया, वो भी उनकी सारी चीज़ें चेंज की हैं मैंने। ये मैं हर पॉडकास्ट में करता हूँ, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्लाइंट प्रिवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, दैट्स इट। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ही इज़ अ लायर? कोई ट्रेट्स होते हैं लायर के? आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, आपकी बात को बार बार, आपकी अपनी बात थोड़ी देर बाद एक ही चीज़ बोलेगा, अपनी स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करने की कोशिश करेगा, राइट। और बिल्कुल बोलेगा नहीं ऐसे ही था जी, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मुझे तो ये शक है, मुझे तो ये चीज़ है, मुझे तो यही चाहिए, वो चाहिए। अब आपको लगता है यार ये क्या है। भाई कोई भी आदमी किसी को भी ऐसे नहीं, ट्रुथ मैं बार बार बोलता हूँ, सच्चाई को प्लीज़ एडमिट करो। सच्चाई आपके फेवर में जाए, सच्चाई आपके फेवर में ना जाए। आपको नहीं करनी मत करो ना, आपको नहीं रहना मत रहो, लेकिन आपको प्रूफ कैसे, अगर आपके पास सारे हैं सबूत तो आप दिखाओ और आप कर लो अपने आप अपने आप कर लो। सर, आपके कंपनी में कितने डिटेक्टिव्स होंगे? कैसे आप चुनते हो ये डिटेक्टिव ये सही है, इसको डिटेक्टिव बनाना है? मतलब एक डिटेक्टिव में कुछ क्वालिटीज़ आप कैसे देखते हो? क्या इंट्यूशन इज़ द ओनली क्वालिटी? ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स में कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, राइट। वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो आपका लॉ हो, वो कहीं पर भी हो, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे लोग वो मिल जाते हैं एजुकेशन, आसानी से? यस, बहुत लोग हैं जो आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, इनकी इतनी फाइल्स हैं जो आना चाहते हैं, हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दिस। इट्स नॉट टफ। आपके पास क्यों क्या होता है कि एवरी पर्सन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, मेरे नंबर फेमस है, सब कुछ आपसे बात कर लूँ। नो, देयर इज़ अ टीम, वैकेंसीज निकलती हैं, फ्रेशर्स के लिए अलग निकलती हैं, फिर एक पूरा एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अलग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलग होती है, ऑन द जॉब हर केस की ट्रेनिंग अलग होती है। एक केस के ऊपर मिनिमम 3 बंदे लगते हैं, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया था, मिनिमम 3 बंदे, और मैक्सिमम 70 बंदे तक लगते हैं। 60 65 बंदे काम करते हैं। अब वो कैसे काम करेंगे जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे केस को कैसे करना है, कितनी जल्दी का केस है, कितने दिन लगेंगे, क्लाइंट ने पैसे कितने खर्च करने हैं, क्लाइंट को चाहिए क्या, वो हम दे सकते हैं नहीं दे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आपके चार्जेस कैसे होते हैं? मतलब अगर आप एक वेरिड विंडो दे दो, डिपेंड अपॉन द कि यहाँ से इतने तो होते ही होते हैं। डिपेंड अपॉन द केस। मेरे को तो, मैं तो फ्री में भी करता हूँ लोगों के केसेस, ठीक है कि मेरे पास तो काम वाली बाइयाँ भी केस लेकर आती हैं, मेरे पास तो ड्राइवर्स भी लेकर आते हैं, मेरे पास तो हाई प्रोफाइल के और पॉलिटिकल भी हाई केसेस आते हैं, और बॉलीवुड के केसेस अगर भी आते कोई हैं। मिडिल क्लास केस ऐसे आता है आपके पास जिसमें लेट से ओनली सर्वेलेंस है, तो अराउंड कितना आपका चार्जेस हो सकते हैं? फ्रॉम डिपेंड व्हाट टू करता है व्हाट? ना, वो बंदा कौन है, उसके ऊपर पहले किसी ने काम किया कि नहीं किया, सेकंड उसके कितने आउटगेट हैं, वो गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहा है,
उसका बिहेवियर कैसा है, वो कितनी फास्ट गाड़ी चलाता है, कहाँ पर कौन कौन सी टीम चेंज होगी, उसकी कॉस्ट आती है। वाई एम आस्किंग यू कि कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो उसको आइडिया होना चाहिए कि भाई इतना इतना खर्चा लगता है अब जब आप एक डिटेक्टिव सर्विस में कर जाते हो। इन्वेस्टिगेशन आप जब भी कराओगे, राइट, इंक्वायरी अलग होती है, सर्वेलेंस अलग होता है। बेसिक इंक्वायरी का एक नॉमिनल खर्चा होता है, ओके 25,000 से लेके 45,000, 55,000, लाख, ठीक है, 1.5 लाख depending रुपए नॉमिनल खर्चा होता है। ठीक है। जब आप किसी की सर्वेलेंस करा लेते हो तो उसमें टीमें बढ़ जाती हैं। उसमें फिर कितने दिन की सर्वेलेंस, 7 दिन की है, 1 हफ्ते की है, फिर कितनी शिफ्ट्स ले रहे हो, 8 घंटे की शिफ्ट है, 4 घंटे की शिफ्ट है, एक दिन के अंदर कितनी शिफ्ट्स बन रही है, क्या कॉस्ट आएगी, दैट इज ऑल। गॉट इट। कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ किसी केस में आपको लगा हो कि यार ये मुझसे गलती हो गई, ये रिग्रेट बेसिकली किसी केस में आपको कभी हुआ कि ये मैं इसको डिफरेंटली या बेटर हैंडल कर सकता था? देखो, रिग्रेट तो हमें आज तक किसी भी केस का नहीं हुआ, लेकिन जब हम जवान थे तो हमें एक चीज़ का रिग्रेट ज़रूर हुआ था। उस समय हमने जाके, जिस बंदे ने हमारी पिटाई लगाई थी, राइट, क्योंकि उस समय हम खुद अंडरकवर बने हुए थे और एक घर के आगे काम कर रहे थे, हम एक भुट्टा बेच रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने किसी पॉडकास्ट में भी जिक्र किया हुआ है, बहुत पुराना, राइट। तो उस समय मुझे ये हुआ था, जब हमारा केस बंद, वो पुलिस वालों से हमें आकर मारा था, क्योंकि हम ऐसी हाई प्रोफाइल जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पर कोई बंदा अपनी रेडी लगा ही नहीं सकता, ओके अपना ठेला लगा ही नहीं सकता, ना वो वहाँ बैठ सकता है, राइट। तो हमें, क्योंकि उस समय ना मोबाइल्स होते थे ना कुछ होते थे, इतना हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती थी, कौन कौन सी गाड़ी आई, कौन कौन सी नहीं आई, कौन सी गई, कब किसने क्या कपड़े पहने थे, क्या निकला था, हर चीज़। तो हम खुद काम कर रहे थे उस केस के ऊपर। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, आज हमें 40 साल हो गए, तो मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, राइट। तो उस समय हमें ये था कि हम जाके फिर जब हमारा केस खत्म हुआ तो सीधा हम उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। तो उसको जाके फिर अपनी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि एक आदमी फिर ना चौड़ा हो जाता है कि यार मैं तो वो, तो तूने मेरे को कैसे मारा, देख मैंने 3 दिन तक तेरी बर्दाश्त कर ली, तू क्या समझता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो उसके हम आगे डिपार्टमेंट में हाई बंदे से भी मिल गए, सब कुछ हो गया, अप्रोचे भी, वो सारी चीज़ें। अब ये बात जब हमने घर में आके बताई तो हमारे पिताजी ने हमें भारी पिटाई लगाई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये हमने उस समय लेसन लिया, जो आज भी हमारे पास वो है। इन्वेस्टिगेशन में सीक्रेसी, confidentiality and secrecy is very important. You have not to lose. How you can trust is, my father has told me. Why you have gone to this person? How you know about that कि this person will not discuss with that person? कि यार ये बंदे ने आके चौड़ा कर दिया, और अगर उसने नहीं किया तो उसके डिपार्टमेंट में तो 10 आदमी हो रहे हैं जिसको पता है तूने ये हरकत कर दी। तो इसलिए बिवेयर, ऑलवेज टेक केयर। ये सोचो कि क्लाइंट आपकी फैमिली का पार्ट है, राइट। आपको ईगो नहीं रखनी है, ईगो को अपनी पिछली पॉकेट में डाल के बैठ जाओ उसके ऊपर, यार ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो इज फॉर व्हाट? ईगो आपको स्पॉइल करती है, ईगो आपको सक्सेस नहीं दिलाती है कभी भी। इन अ वे आप हमेशा ही अंडर तो कवर ये हो आप। बिल्कुल काम, कंपोज, एवरीथिंग। कोई बोल भी दे यार सॉरी यार गलती हो गई यार, एंजॉय करो, खत्म, दैट्स इट। अच्छा, कभी आपके इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान या कोई ऐसे केसेस में आपको कोई पावरफुल सॉलिड बंदे से थ्रेट्स भी आए हो? आते हैं फिर क्या उसमें? लेकिन वो थ्रेट्स ऐसे नहीं उनसे आते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और किसी को पता चल गया कि आप काम कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हो फिर? आपको तो इन्वेस्टिगेशन कंपनी बंद कर देनी चाहिए। आपको तो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर छोले बेचने चाहिए तेनू, राइट। यू शुड नॉट डू इन्वेस्टिगेशन कंपनी एट दैट टाइम, बिकॉज द थ्रेट कम्स बिन ओवर देयर, द अदर पार्टी हु हैज हायर्ड अस, they discuss everything with an individual, they disclose, and then the person comes to know about that these are the organization, this is a company, this is a person who was involved in our case. So then they come and then they discuss, right, open warning. So these kind of the cases generally come to us, these kind of the threats generally come to us, but we resolve it very calmly, we resolve it. कभी ऐसे हुआ है वो हुक्का होता है लाते हो सब? होता है, लेकिन रिजॉल्व करना मेन होता है। क्या होता है ना, आप बुरे वक्त को जितना याद करोगे आपके साथ दोबारा आएगा। आप हमेशा अच्छे वक्त को याद करो, आप अच्छे क्षण को याद करो, अच्छे पीरियड को याद करो। आप हमेशा लिखो कि दिस इज गुड, आई एम बेस्ट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई हैव टू सर्व द नेशन, आई हैव टू सर्व द पर्सन, आई हैव टू सर्व द कंट्री, देन इट इज अ गुड। एंड लीगल बाउंड्री के अंदर कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जो इलीगल हो। लीगल बाउंड्रीज के अंदर आप काम कर रहे हो, यू आर हैप्पी। आपको लगता है थोड़े जो आपके पास लोग आते हैं कभी जॉब के लिए या उनको थोड़ा डिटेक्टिव्स का जो डिमीनर है, जो फिल्मों को देखकर हमें शायद दिखता है जेम्स बॉन्ड जैसे हम जाएंगे ऐसे होगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही आपको वो कहते हैं ठोकरें खानी पड़ती हैं जब आप किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो।
तो ये आपको दिखता है कि लोगों को लगता है कि यार हम तो सूट बूट पहन के वो ऐसे रेबैन की शेड्स पहन के डिटेक्टिव्स, डू दे अंडरस्टैंड ये जेम्स बॉन्ड का रोल इज नॉट द रियल डिटेक्टिव रोल? You see, there is always a difference between fiction and reality. Fiction is to please you. Reality may please you, may please not be. That is the thing. But you always think there is always difference between reality and fictions. तो fictions पे आप घूमो मत. आप ये मत सोचो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं एक हैट पहन लूँ, मैं हाथ में सिगार ले लूँ, ठीक है कि नहीं, मैं एक छड़ी ले लूँ और मैं चलूँ अपना सूट बूट पहन के. तो समथिंग लाइक दिस इज नॉट लाइक दिस. यू हैव टू मिक्स इन द क्राउड एंड nobody should identify you that you are the person who is separate from the crowd. मेरी गाड़ी में दूसरा जोड़ा पहना पड़ा हुआ है, राइट? मैं अभी जाऊंगा, ये चेंज कर दूंगा, मैं नॉर्मल कपड़ों पे आ जाऊंगा, राइट? और मैं कहीं अगर मॉल में घूम रहा हूँ तो मैं कोई सूट टाई पहन के नहीं बैठा हुआ, मैं वहाँ पर ऐसे नहीं घूम रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदों की तरह घूम रहा हूँ. उससे कोई मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. हाँ, अब मैं पॉडकास्ट पे आना स्टार्ट हुआ, लोग मुझे पहचान लेते हैं कि यू आर मिस्टर बलदेव पुरी, राइट? दिस इज अ थिंग. बट जनरली व्हाट इज हैपनिंग मीन ओवर देयर, आई टेल एवरीबडी दैट यू मिक्स विद द क्राउड. आप एक सिख नहीं होने चाहिए, आपकी अलग पगड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए, आपके बालों पे कोई कानों में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ ना हो लोग आपको आइडेंटिफाई इमीडिएटली कर ले. क्योंकि आपके अब हम तो काम नहीं करते, अब हमारे इन्वेस्टिगेटर्स काम करते हैं. तो इन्वेस्टिगेटर को आपने कोई ऐसी, जैसे तोतिया कलर नहीं पहनाना शर्ट का, नॉर्मल कलर पहनाओ, नॉर्मल सब कुछ करो, नॉर्मल टी शर्ट, क्योंकि ब्लू जीन्स है, ब्लैक टी शर्ट है, एवरीबडी आजकल पहन के चलता है, सब कुछ है, नॉर्मल करके चलो. सब चीज़ नॉर्मल होगी तो सब कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. मिक्स विद द क्राउड. आपके केस में वो ना, लोग कहते हैं स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, आपके केस में कंप्लीटली स्टैंड इन द क्राउड. स्टैंड इन द क्राउड, दैट इज अ गुड थिंग. किसी को पता भी ना चले कि आप डिटेक्टिव हो और आप ये काम कर रहे हो. अच्छा, लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, क्या आप हर एक को एक थोड़ी सी शक की निगाह से देखते हो? अब कोई आपको मिलने आए, कोई आपसे शायद दोस्ती नहीं हो रही हो, कोई नया बंदा आए, क्या आप मतलब दैट थिंग, बिकॉज आप ये इतने टाइम से कर रहे हो, आपकी एक क्या है पर्सनैलिटी ट्रेट बन गई है कि आप सबको थोड़ी तो शक की निगाह से देखते ही हो? देखो, जहाँ तक कोई भी काम ना लिमिट में होता है, वो खाना हो, वो बात करना हो, किसी को समझना हो, किसी को अंडरस्टैंड करना हो, वो अच्छा है, राइट? कोई आपसे मिलने के लिए आता है, ऑल ऑफ अ सडन आपके ऑफिस में आया था, आपकी मीटिंग है नहीं, सीधा आपके ऑफिस में आता है, मेरी आपसे मीटिंग है, आप मत मिलो, राइट? दैट इज़ अ थिंग बेसिकली. बिकॉज ऑलवेज थिंक, जहाँ पर लोग सोचना बंद कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट होता है वहाँ से सोचना. हम लोग वहाँ से सोचते हैं, लेकिन डोंट बिकम अ जजमेंटल. हैव अ फ्रेंडशिप with a 8-year son, grandson. My grandson is a 8-year-old, right? So he is my best friend. And 80 साल 90 साल का बुजुर्ग भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है. That quality you should own, that quality you should have, कि दूसरा बंदा आपसे बात करके खुश हो और अच्छा लगे उसे. अगर आप जजमेंटल बन जाओगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है. लेकिन ये ट्रेड्स आ जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ये ट्रेड्स आ जाते हैं कि ये बंदा क्यों ऐसा कर रहा है, ये बंदा क्या चीज़ कर रहा है. लेकिन लॉजिकली खुद पूछो कि अगर इसकी जगह पे मैं हूँ, क्या मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा? जो इसने क्वेश्चन किया है, जो ये मेरे से कर रहा है, क्या मैं करूँ? इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा जब आप अपने से आंसर पूछने स्टार्ट कर दो. क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों से तो बोल सकते हो, अपने से नहीं बोल सकते. जो अपनों से सच्चाई बोलना सीख लेता है, उसे दूसरों से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होती. वो इमीडिएटली जजमेंटल खत्म, इमीडिएटली हर चीज़ से फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है. आपकी डॉटर है तान्या, वो भी इसी प्रोफेशन में है. बिल्कुल. तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई केस डिस्कशन हुई, या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसपे आप दोनों काम कर रहे हो, पर आपके थॉट प्रोसेस बहुत अलग हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो यंग है, आज की जनरेशन के हिसाब से शायद सोचती हैं, आप एक एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो आप एक डिफरेंट तरीके से सोचते हो. कभी ऐसा होता है कि आप दोनों अलग तरीके से सोचते हो एक ही केस पे? देखो, मैं आपको एक केस बताता हूँ. जब तान्या 10th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है जी, तान्या 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं कोई केस की डिस्कशन कर रहा था. वो प्री मैरिटल का केस था. ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा पेज भरा हुआ है. तो जब मैंने केस को बंद की, उस डिस्कशन अपनी ख़त्म की, तो तान्या मेरे पास आई
तान्या कहती पापा ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, अगर आप ये बात बोलते तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। एजुकेशन, ए इंटेलिजेंट पर्सन शुड ऑलवेज टेक एन एजुकेशन फ्रॉम एवरीवन। वो ये मत सोचे कि ये पियोन है, इससे मैं एजुकेशन नहीं ले सकता, ये ड्राइवर है मैं नहीं ले सकता, ये मेरे से उम्र में छोटा है इससे नहीं ले सकता। हर आदमी आपको सिखा सकता है, और जब तक आप मरते नहीं आपको सीखना चाहिए। तो मैंने तान्या को बोला बेटा तू क्या जानती है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तूने तो आज तू तो 10th की परीक्षा दे रही है, एग्जाम दे रही है, हाउ डू यू नो अबाउट एनीथिंग इन्वेस्टिगेशन, एंड हाउ डू यू नो अबाउट दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन अ प्री मैरिटल, व्हाट वी शुड चेक, व्हाट वी शुड नॉट चेक। तो शी इज वेरी क्लियर, शी सेड आई कैन लेट यू नो अबाउट दैट, what we can do it in this investigation, premarital check. I said really? And yes. I said I have given a A4 size का पेपर, I कहा ले बेटा लिख, टक 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 टक, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ तान्या, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई एम टेलिंग यू। मैं हमेशा बोलता हूँ जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बड़ों से। हम अपने माँ बाप से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमारे बच्चे हमारे से इंटेलिजेंट हैं, और उनके बच्चे उनसे इंटेलिजेंट हैं। बट ये जनरेशन में चलता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी इंडस्ट्री के अंदर, मैं दूसरी इंडस्ट्री की बात नहीं करता, वो तो एक बेस्ट ही एक्सपीरियंस है ना जो हम दे सकते हैं। बॉस तान्या ने टक 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 लिखना स्टार्ट किया, पहला पेज, उसके बाद उल्टा किया, टक 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 लिखना किया, पापा ये लो। विद इन हार्डली 5-10-15 मिनट्स शी हैड गिवन मी एवरीथिंग। भाई मैंने पढ़ा, मैंने तो अपना मत्था पकड़ लिया कि यार तेरी बेटी सही डायरेक्शन में सोच रही है, अभी इसे अप्रिशिएट मत कर, अभी इसे फोकस करने दे इसकी स्टडी पे, लेकिन तू इसके लिए एक डोमेन बुक कर दे, लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया का। तो लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया की शुरुआत उस डोमेन की तान्या के वो देने के बाद ही हो गई थी मेरे दिमाग में। मैंने कहा आने वाले टाइम पे मेरी कंपनी जो एक लेडी डिटेक्टिव्स इंडिया होगी उसको ये रन करेगी और यही चलाएगी। तो मैंने उस समय सोचा, तो नेचुरली है, फिर उस समय तो मैंने उसे बोला हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गुड, वेरी गुड, देखेंगे इसके ऊपर, अच्छी चीज़ है। उसे शांत किया, उसे बोला तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो और एवरीथिंग, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड इट हैज़ बीन कि शी मे बिकम अ गुड डिटेक्टिव, एंड दैट शी हैज़ प्रूवन। ट्रू। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अब कि अपनी पूरी अभी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस कौन सा मिला है? आप सोच लो, क्योंकि ये मैंने ऐसी नहीं ऐसा नहीं है। देखो चैलेंजिंग केस किसको बोलते हो? उस केस को जो आपको लगता है कि सक्सेस रेशो ही नहीं है इसकी। हाँ, मे बी राइट, ये केस तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। राइट, लेकिन क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और आपको पैसे देने के लिए तैयार है, आपको टाइम देने के लिए तैयार है। तो वो एक मिसिंग पर्सन का केस था जो मेरी लिस्ट में, 2 केसेस थे जो इसमें से एक मिसिंग पर्सन का जो मेरे पास 32 साल पुराना था, जो मैंने सॉल्व किया था। ओके। उसकी जो लीड्स बनी थी, उसको जो मैंने बनाया था और जो काम हुआ था 8-10 महीने उस केस के ऊपर, 8 महीने चला था मिनिमम। तो वो एक केस एक ऐसा था जो बहुत चैलेंजिंग था, बड़ा। डिटेल्स दो ना, एक्सप्लेन करो थोड़ा तो लोगों को समझ तो आए। एक बाहर से केस आया था मेरे पास, राइट, और उस केस के ऊपर ऑनेस्टली जब मेरे पास केस आया तो मैंने उसको बोला है तो इसकी तो सक्सेस रेशो 0.000001 भी नहीं है। ये मैंने 2-3 पॉडकास्ट में बोला हुआ है ये केस, राइट। तो मैंने बोला कि इसकी सक्सेस रेशो नहीं है, तो ये केस आपका सक्सेस नहीं होगा। क्या बात करते हो? 3-4 कंपनियों से हमने बात की है, वो इतने पैसे मांग रहे हैं, हो जाएगा, आप कह रहे हो नहीं होगा। केस का प्रेमाइस क्या मिसिंग पर्सन वाला? जो मिसिंग पर्सन का था, उस बंदे को ढूंढना था। 32 साल पुराना, 1978 में गया हुआ, 2010 में केस आया था, 15 साल पहले मेरे पास। अच्छा, मैं वो केस को सॉल्व किया था, मुझे वो याद है अच्छी तरह से। तो मैंने कहा भाई पॉसिबल नहीं है। आई थॉट अबाउट द लेडी, आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉरगेट अबाउट दैट। Then he accused me, abused me and everything. She had given me a very politely सारी गालियाँ बोली पे। कि तुम डिटेक्टिव बेकार हो, तुम साले ऐसे ही हो, तुम सब कुछ ऐसे हो। फॉरेन से बोल रही थी, अमेरिका से आ रहा था केस, अमेरिका की डिस्कशन थी। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू, ख़त्म। फ़ोन रखा, अपनी गाड़ी चला रहे थे, अपना गुड़गांव में रहते थे तो हम गलेरिया की तरफ जा रहे थे घूमने के लिए। अभी चल बारिश हो रही थी, मैंने कहा चल छोड़ना यार, बोल दिया इसने, ऐश कर। चलो जी, ख़त्म हुई है। अगले दिन फिर आ गया कॉल, क्योंकि हम ये शाम की बात, रात की बात है, राइट, जब हम जा रहे थे। अगले दिन फिर आ गया, क्योंकि डे नाइट का फ़र्क है इंडिया और उसमें।
I am so and so, I am the boss, this and this. She has spoken with you, and she said, and we analyzed everything, and we want that you should do it. I am not interested. I have spoken with the lady, and she has given me lot of blessings, right? Lot of blessings she has given it to me yesterday also, and I'm not interested to take more blessings. I'm sorry, right? I will not take your case. No, sir, this and this and this, please. I have refused. The person cut the phone, right? चलो रखा, खत्म हो गया. तीसरे दिन फिर फोन आ गया. अब उसके भी सीनियर का आया. And he said, first of all, I'm sorry. I am so and so person. I'm sorry. You are the only one person who told that success ratio is not possible. If possible is 0.00, even not even a 1%. ठीक है, बाकियों ने बोल दिया था कर देंगे. अरे आराम से सबने बोला कर देंगे. अच्छा. कहते आप इतने पैसे मांग रहे हो, राइट? लोगों ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे. मैंने कहा मैं तो सक्सेस रेशियो भी नहीं बता रहा, वो तो सक्सेस दे रहे हैं भाई, उन्हीं को दे दो. मैंने ऐसे ही बोला. आपने कितने पैसे मांगे इसके? बहुत ज़्यादा मांगे थे, बहुत ज़्यादा मांगे थे उस पीरियड में. बहुत पैसे थे, बहुत पैसे थे. ओके, लाखों में था. अच्छा मैं ऐसा था. ठीक है. तो कोई नहीं, एटलीस्ट चलो बातचीत हुई, सब कुछ हुआ. फिर बोला चलो अगले दिन बात करेंगे, सारी डिस्कशन है, केस ले लिया. ठीक है. बंदा, अब हमारे पास, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि इनपुट्स ऑफ एवरी केस इज इम्पॉर्टेंट. आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, आई सेड इन्वेस्टिगेशन कंपनी के पास जाओ तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कंपनी से काम क्या कराना है और वो क्या आपसे इनपुट मांग रहे हैं और आप उसे क्या इनपुट दे रहे हो, क्या उस बेस पे काम हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपको जज कर रहा है. इन्वेस्टिगेशन कंपनी कोई भगवान नहीं है. सही बात है. राइट? अगर आपका काम हो जाता है तो आप उन्हें भगवान समझते हो. अगर आपका काम नहीं होता तो आप उन्हें चोर भी नहीं समझते, ठग समझते हो, डाकू समझते हो सीधा. क्योंकि पैसे ज़्यादा लेते हैं. जो कम पैसे लेते हैं वो चोर कहलाते हैं, जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो डाकू कहलाते हैं. आपको एनालाइज करना चाहिए कि इनपुट्स क्या हैं. तो जो इनपुट्स वो दे रहे थे वो एक यूनिक इनपुट्स थी. उससे मुझे सक्सेस रेशियो कुछ नज़र आ रही थी. ओके. लेकिन 32 साल में तो आदमी की शक्ल भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है. अब कोई बात नहीं, वो बंदा सीए कर रहा था, तो ये एक बहुत अच्छी इनपुट थी. मैंने कहा अगर भाई सीए बन गया तो हम इसे ट्रैक कर लेंगे. ठीक है. ये जहाँ पर भी होगा, पहले एसी होगा फिर एफसी होगा, हम इसे ट्रैक कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. लेकिन इसकी कुछ डिटेल तो है ना हमारे पास. नाम है, फादर का नाम है, एड्रेस है इसका, हम इसे कहीं ना कहीं से ट्रैक कर लेंगे. लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए. वही हुआ. करते करते हम ट्रैक करते आए. वो महाराष्ट्र का केस था, करते करते वो हरियाणा में आ गया. हरियाणा से वो बंदा बाहर चला गया ओवरसीज़. उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी थे. राइट? इस केस में पूरा टाइम लगा लेकिन सॉल्व हो गया एंड में. और हमने जब दिया तो पार्टी वाज सो हैप्पी. वो आज भी हमारे क्लाइंट है. तो ये बंदे ने अपना नाम चेंज कर लिया था या कुछ? नहीं, अच्छा, बिल्कुल उसी इसे नाम. पता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी थी इसके नाम पे. अच्छा. बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी इसके पास. तो वहाँ से इसको मिलनी थी वो सारी चीज़ें थी जो ओवरसीज़ में इन्वेस्टमेंट भी थी. इसके कोई 4 फादर्स ने की थी, सब कुछ थी, और इसके नाम की प्रॉपर्टी थी. दैट वाज, दे वर नॉट नोइंग अबाउट दैट ये बंदा है कौन. But they were genuinely, it was a very good case. And I don't, मैं कभी भूल ही नहीं सकता ये केस. Honestly मैं नहीं भूल सकता कि वो केस में सक्सेस रेशियो नहीं थी और वो केस हो गया था. जबकि चांसेस आर वेरी लेस इन एवरी केस, इज नॉट दैट. जहाँ पर सक्सेस रेशियो होती भी है वहाँ पर ज़्यादा प्रिकॉशन ले लो तो वहाँ पर भी काम नहीं सक्सेस मिलती आपको. दैट इज़ द थिंग. वेल सर, ऑन दैट नोट मेरे को ना ये कॉन्वर्सेशन बंद ही नहीं करनी मेरे पास. तो इतने आपसे केसेस सुनने के ही बस मेरा मन करा मैं कुछ ना पूछूं, बस आपसे केस बाय केस पूछती हूँ. इस केस में कैसे किया, ये केस कैसे किया, और अगर कुछ पुराने केसेस जैसे जो आपके नहीं है पर जनरली हमको पता होता है ये केस हुए, ये कैसे सॉल्व हुए होंगे. तो इतना इंट्रीगिंग टॉपिक है ये. मुझे लगता है आई डोंट नो ऑडियंस भी कैसे इसमें, अगर इनका मतलब एक मन एकदम उस चीज़ में लग जाता है. आप तो उसके बीच में हो, हम तो सिर्फ कहानी सुन रहे हैं. तो देखो, मैं आपकी थैंक यू. और मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, हर कन्वर्सेशन जो मेरी उनके साथ हुई उनको पॉजिटिव ढंग से सोचो, नेगेटिव मत सोचो. नेगेटिव तो 1000 होते हैं, नेगेटिव तो 1000 होते हैं. कमेंट्स करो, बिल्कुल कमेंट्स जरूर करो, उसमें लिखो, लेकिन ऑलवेज प्लीज़ थिंक फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड कि ये चीज़ें हुई. क्योंकि कई चीज़ें आपको रियल बताई गई लेकिन चेंज हुई,
उनके सारी चीज़ें चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ, सिटीज़ चेंज हुई, जेंडर चेंज हुए, सब कुछ हुआ। कई जहाँ हमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं, हमारा एनडी होता है। तो प्लीज़ मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप हमेशा दूसरे आदमी को एक लर्निंग की तरह समझो कि आपको कहाँ क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं तो एक्चुअली कहूँगी कि कमेंट्स में अपनी टॉप 2 लर्निंग्स लिखो यस, जो आपको इस पॉडकास्ट से मिली हैं। ये भी आप बताओ कि आपको कौन सा केस सबसे इंटरेस्टिंग लगा, तो हमें भी समझ आएगा कि कैसे तरीके के केसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं। और अगर आप इस पॉडकास्ट को उतनी सराहना देंगे, लाइक्स देंगे, शेयर्स देंगे, तो हम सर को दोबारा बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अब इनसे कुछ ज़्यादा केसेस की डिटेलिंग निकाल सकें, जिससे हमें एक्चुअली पता चल सके कि डिटेक्टिव की लाइफ में क्या क्या हो सकता है। अभी तो आई थिंक सर आपने एक सरफेशियल लेवल पे एक झलक दे दी है हमको, कुछ इधर बताया, कुछ उधर, कुछ केसेस समझाए, बट आई थिंक दिस कैन गो रियली डीप। और मे बी आई थिंक आई विल कॉल योर डॉटर, वो एक लेडी पर्सपेक्टिव देंगी तो वो एक एकदम ही अलग चीज़ होगी। जब एक लेडी एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हैं और खुद भी करती होंगी अपनी लाइफ में, तो उन्होंने कैसी शुरुआत की और वो कहो, मुझे लगता है वो एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट दी ऑडियंस, 2 चीज़ें जो मुझे लगी कि लेट्स बी ट्रूथफुल विद आवर रिलेशनशिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती हो जाए तो आपस में देखो कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि पकड़े तो कभी ना कभी जाओगे शायद। कम्युनिकेशन इज अ बेस्ट टूल टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी के साथ अच्छी नहीं है तो आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। right and reality, you have to believe yourself and believe other also. True. It is not that you have to think that you are superior and others are inferior. No, everyone is best and you have to learn from the other person. Whosoever he or she may be sitting on the other side, you have always to learn. Whether you are on boss table also, boss chair also, then also you can learn from your employees, you can learn it from your clients, everything. Then you can get a success. आप अपनी रोको मत इस विंडो को। तो मैं तो हमेशा बोलूँगा आपके बिल्कुल साथ हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करें, ज़रूर लिखें, और जो आप बताना चाहते हैं ज़रूर उसको मेंशन करें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस एपिसोड। आई थिंक शेयर इट विद एज मेनी पीपल यू कैन, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो लोगों को समझ आएंगी, सुनने में भी अच्छा लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, इन चीज़ों से एक आपका भी माइंड खुल जाता है और एक लर्निंग मिलती है। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू हियर सच गेस्ट्स, और उनकी जो लर्निंग्स हैं आप तक नहीं पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।